Okay guys, can we start? अच्छा, आप लोग में से कितने फाइनेंस वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, या फिर स्ट्रीम वाइज फाइनेंस वाले कितने मैं जान सकता हूँ? दो। ओके, बाकी सब मार्केटिंग। ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो आप लोग ने अब तक सुने हैं सिर्फ, लेकिन मीनिंग नहीं पता रिलेटेड टू शेयर मार्केट? क्या मैं जान सकता हूँ? इंट्राडे, कॉल, ये भी नहीं पता। और ओके, और ROI और PE। ओके, और ऐसे कौन से प्रोवर्ब्स हैं जो आपने सुने हैं और उसका मीनिंग नहीं पता? जैसे आपने सुना होगा आज मार्केट गिर गया, भाग गया, डूब गया। इनके मीनिंग्स पता है आप लोग को, या फिर आपने सिर्फ सुने हैं? ठीक है, आज सब कवर करेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। रिसेंटली आप सबने एक न्यूज सुना होगा कि डीप सीक कंपनी आई और एनवीडिया के $600 बिलियन लूज हो गए। सबने सुना? अभी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये 600 बिलियन एग्जैक्ट इस अमाउंट पे वो कैसे पहुंचे कि इतना ही लॉस हुआ? और लॉस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या मतलब कंपनी के क्लाइंट चले गए, एनवीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या हुआ? ओके, तो उस बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट किया कि 600 बिलियन गिर गया मार्केट में। हाँ, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ये एनवीडिया का शेयर है, अगर मैं इसको 6 मंथ्स का खोलता हूँ या 1 मंथ का खोलता हूँ। सी, यहाँ पे ये मेरा टॉप था 23rd ऑफ जैन को, दिस इज 24th ऑफ जैन। आपको दिख रहा है 19.56%। ये है एग्जैक्ट $600 बिलियन जो एनवीडिया का गिरा है। तो जब न्यूज कोई भी आता है कि एनवीडिया स्टॉक ड्रॉप हो गया या एनवीडिया लॉस दिस मच मनी ड्यू टू एनी न्यूज, ड्यू टू एनी रीजंस, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग स्टॉक से होता है। अभी अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 600 बिलियन, तो आप इसके मार्केट कैप से अगर डिवाइड करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको मार्केट कैप दिख रहा हो 3.25 लाख करोड़, इसका अगर आप 20% निकालोगे तो उतना आएगा, रफली अराउंड $600 बिलियन। और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहां पे आपने सुना है ऐसे स्टॉक मार्केट की चीजें, मतलब कि एग्जैक्ट फिगर में सुना है कि इतना गिर गया, इतना बढ़ा है, या फिर ये हुआ है, वो हुआ है? ओके, अडानी का किस वजह से गिरा था? ओके, इसमें दो इवेंट्स हैं। जब हिडनबर्ग ने स्टार्टिंग में रिपोर्ट निकाली थी तब गिरा था। रिसेंटली एक और चीज हुई है, हिडनबर्ग कंपनी क्लोज हुई है, ये पता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अडानी का फिर से बढ़ा था, लेकिन वो टेम्पररी बढ़ा था। ओके, अब वन बाय वन हम कवर करेंगे टर्मिनोलॉजीज को। और कौन से एग्जांपल्स आप दे सकते हो? ओके, अभी भी गिर ही रहा है वो, बाय द वे, कंटिन्यूअसली। कुछ रीजन स्पेसिफिकली गिरने का? ओके, या दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड किसका? हाँ, बट वो उतना नहीं गिरा, आई गेस। ये तो बढ़ा हुआ है अभी उल्टा। ओके, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अभिषेक मिश्रा। आई एम एक्टिव ट्रेडर फॉर लास्ट 10 years। तो मैंने बहुत सारे रूल्स आते जाते भी देखे हैं, मार्केट की 2 बुल रन्स भी एंजॉय की हैं, बियर रैलीज भी देखी हुई है। और सेकंड थिंग ये है कि मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने गोल्डमैन सैच वगैरह के बारे में सुना होगा, इसी टाइप के फर्म्स के साथ मैंने काम भी किया है, मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस उसमें ही है। सेकंड थिंग, आई एम मोर ऑफ अ टेक्निकल पर्सन। मेरा टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा है, फंडामेंटल भी है, जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बताओ, आपने सेंसेक्स और निफ्टी बोला, BSE और NSE सुना, ये दो एग्जैक्टली क्या चीजें होती है? ओके, तो क्या कभी, सॉरी, करेक्ट, एक्सचेंज है, इट्स काइंड ऑफ शॉप बोलो या जो भी बोलो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी आपने सोचा है कि ऑलरेडी एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्या जरूरत पड़ गई? ओके, किस में एक्स्ट्रा है? बनाए थे, लेकिन फिर वो एक टाइम के बाद गवर्नमेंट ने ये कर दिया, डिमर्ज कर दिया। हाँ, रनिंग में है, बट आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, नेम इट ग्रो, जीरोधा, तो उस पे दो ही आएंगे। तो मेरा एक रीजन क्वेश्चन ये था कि एक होने के बावजूद NSE पे सारे कंपनी सब कुछ है, तो फिर भी BSE को क्यों रखा गया उस टाइम पे? हम्म, वो दोनों पे है। ठीक है, पहले आया था वो, अगर हाँ, उसको बंद कर देते तो जो पहले से शेयर लगे हुए थे उनकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है, ओके, एनीवे मैं आपको आज बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप शायद नोट भी कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत क्या है अपने पास। पहली बात तो ये कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में ही आया हुआ है। एनएसई आया है 1992 में, बहुत बाद में आया उसके। सेकेंड रीजन ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनीज है लिस्टेड, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। इतनी ज्यादा कंपनियां किसी के भी पास लिस्टेड नहीं है, नॉट इवन नेस्डेक, उसमें भी 5000 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 है। इस रीजन से भी उसको रखा गया। अब फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या एडवांटेज है यहाँ पे, दोनों कब प्रीफर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई नेम अ स्टॉक नेम, लेट्स से टीसीएस, वो अवेलेबल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी है। तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है अगर मैं यहाँ से लूँ या वहां से लूँ तो? माइनर से कभी कभार से ऐप पे देखिए थोड़ा बहुत एकदम छोटा सा डिफरेंस दिखता है। प्राइस गैप में होता है, करेक्ट। और और किसके लिए प्रिफरेबल है, क्यों लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बड़ी कंपनीज लेनी है या आप बड़े हाउसिंग वाले पर्सन हो, लेट्स से बहुत ज्यादा पैसा है, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हो जो भी हो, वो एनएससी प्रीफर करते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एनएससी में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है हमेशा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोग कब प्रीफर करते हैं, जब आपको कोई कंपनी फाइंड आउट करनी हो जो आगे जाके बड़ी होने वाली हो। क्योंकि एनएससी पे कितनी कंपनीज है, अराउंड 2000। जो स्मॉल कंपनीज है जो नई नई आई है, जिनका फ्यूचर ग्रोथ है, वो ज्यादा इस पे मिलेंगे। समझ रहे हो क्या है। इस मार्केट में वॉल्यूम कम है लेकिन स्टॉक ज्यादा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब जो आपने बोला कि दोनों में प्राइस गैप रहता है, तो एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी स्टॉक को, सेम कंपनी के स्टॉक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लूं और उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बेचूं। क्या ये पॉसिबल है एक एक्सचेंज से लेके दूसरे पे बेचना? इट इज पॉसिबल, पर दोनों में प्राइस गैप अगर होगा तो शायद तक नहीं बेच सकते, मतलब सेल आउट नहीं कर सकते उसको। अच्छा, कितने लोगों को लगता है बेच सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दिया? कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ओके। एनी रीजन? अगर मैं किसी एक शॉप से किसी एक ब्रांड का सामान लेता हूँ, वो सेम ब्रांड का सामान मैं दूसरे इस पे क्यों नहीं बेच सकता? ठीक है, द थिंग इज वी कैन सेल इट, एक एक्सचेंज से लेके दूसरे पे बेच सकते हैं क्योंकि वो एट द एंड शेयर सेम ही है, और प्राइस गैप भी रहेगा एंड उस प्राइस गैप के साथ भी सेल हो सकता है। लेट्स से अगर आपको यहाँ पे कोई 100 रुपीज का दिख रहा है, तो वहां पे 99 रुपीज का दूसरे एक्सचेंज पे आपने 100 में लिया, या फिर लेट्स से 99 में लिया और 100 में बेच दिया। पॉसिबल है, लोग करते भी हैं। इसका एक टर्म है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, एक एक्सचेंज से लेके दूसरे एक्सचेंज में बेचना, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। लेट मी स्पेल आउट टू यू, ARBI, एग्जाम लिख देता हूँ इस पे। इस पे आएंगे हम, वैसे जब हम टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे लेंगे तब आएंगे। जैसे नहीं, आप कर सकते हो। थिंग इज द मोमेंट यू सेल ऑन एनी एक्सचेंज, आप जिससे ले रहे हो उस पर भी बेचते हो, तो भी जो सेलिंग के टाइम पे कॉस्ट लगता है वो तो लगता ही है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, नहीं ब्रोकरेज में भी डिफरेंस नहीं आता। ब्रोकरेज तो आपके ब्रोकर पे है ना, इट इज रिगार्डलेस ऑफ योर एक्सचेंज। जैसे अगर मेरे पास कोई स्टॉक है, इसको अगर मैं बाय करने जाऊंगा तो ये मुझे दोनों ऑप्शन देगा। यू कैन सी एनएससी दिख रहा है यहाँ पे 310.05 टॉप लेफ्ट, और साइड में बीएससी भी दिख रहा है, करेक्ट। अभी तो खैर दोनों का सेम ही है, बट थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, करेक्ट। एक्चुअली बाय द टाइम आप एग्जीक्यूट करोगे ना एक से लेके दूसरे पे, तो वो प्राइस मैच हो जाता है, तो प्रॉफिट ना के बराबर ही होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत बड़े अमाउंट में है मनी। 20 पैसे के लिए मैं एक एक्सचेंज से दूसरे पे नहीं डालूंगा ना, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 लाख शेयर लूं तो 1 लाख रुपीज का गैप आ जाएगा, करेक्ट। ओके, तो अभी हमने बीएससी और एनएससी के डिफरेंस के बारे में समझ लिया। अब एक और है जो स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया से भी बड़ा नाम है, जिसका ग्लोबल में नंबर 1 कौन है, यूएस मार्केट। अब मुझे ये बताओ, यूएस मार्केट में और इंडिया के मार्केट में क्या डिफरेंस है? ओके, करेक्ट। और एक तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है उसमें, और क्या बेनिफिट्स है जो यूएस मार्केट में और इंडिया के मार्केट में नहीं है, जो यूएस एक्सचेंज देता है इंडिया वाला नहीं देता? नहीं, मैंने अभी एग्जांपल दिखा है, एनवीडिया का न्यूज से फ्लक्चुएट हुआ है वो।
और टैक्सेशन वो तो कंट्री स्पेसिफिक चीज है, टैक्स तो आफ्टर अर्निंग की चीज है ना। मैं बोल रहा हूँ जो सर्विसेज देते हैं आपको यूएस एक्सचेंज वाले और इंडिया वाले, उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। यूएस एक्सचेंज में आप फ्रैक्शंस में भी शेयर खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर 1 लाख रुपीज का आपके पास नहीं है, 10,000 ही है, तो आप 1/10 ऑफ शेयर भी खरीद सकते हो। आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। सेकंड, उसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स दे आर ऑलवेज वेलकमिंग। आप एनी टाइम यू कैन कम एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, नॉट एन इशू। इंडिया में ऐसा नहीं है, आपको फॉरेन के लिए अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है अगर किसी बाहर वाले को यहाँ पे पैसा लगाना है तो। सब एडवांटेज क्या है, इंडिया के पास क्या एडवांटेज है यूएस से? कम अगेन? नहीं, खरीद सकते हैं। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस के मार्केट में भी लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, उसकी ट्रेडिंग वहां पे भी होती है। वहां की भी कुछ कंपनियां जो अपने यहाँ पे लिस्टेड हैं, उनकी भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। एक बेनिफिट आपको सर प्राइस में तो गैप आ जाता होगा मतलब, आता है ना, वो डॉलर में कन्वर्टेड रहता है और ये उसमें अपने। अगर कन्वर्ट करने के अलावा भी थोड़ा बहुत तो वो रहता हाँ, होगा। वो रहता है, बीच में थोड़ा गैप रहता है, बट इट इज नेग्लिजिबल बाय द टाइम यू मेक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम हियर देयर। एंड सेकंड थिंग, इट इज रिस्क ऑल्सो, क्योंकि अपना टाइमिंग अलग है। अपना मार्केट क्लोज होगा, फिर वहां का ओपन होगा, फिर वहां पे भी वो गिर या ऊपर हो सकता है। एक एडवांटेज इंडिया के पास ये है कि इंडिया की जो रेगुलेशन बॉडी है, जिसको हम सेबी बोलते हैं, सेबी सुना है किस किसने? सुना है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू यूएस की। एंड इट इज कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ द ट्रेडर्स। जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके फेवर में काम करती है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। सेकंड, एक ट्रांजेक्शन साइकिल होता है या सेटलमेंट साइकिल, T+1 का है इंडिया में, जो यूएस में T+2 का है। एक दिन बाद हाँ, अगर मैंने आज शेयर किया तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में डिलीवर कब होगा? अगर यूएस में है तो 2 दिन के बाद होगा। इंडिया में 1 दिन के बाद ही हो जाएगा, T+1 के साइकिल में। अच्छा, मगर आज परचेज करोगे आज सेल नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो फिर सर वो तो आया ही नहीं था डिबेट में। हाँ, फिर भी कर सकते हो। वो आपके डीमैट में जाके फिर सेल होगा। आपको पैसे आपके अभी मिल जाएंगे। मतलब वो होगा वो कल ही हाँ हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक रूल था जिसमें क्या होता कि जैसे अगर T+2 का सेटलमेंट साइकिल था, अगर मैं आज शेयर लेता हूँ और T+2 मतलब परसों मेरे पास डिलीवरी आने वाली है, बट मैंने अभी भेज दिया, तो मुझे ब्रोकरेज भी नहीं लगता था उसका, क्योंकि मेरा अकाउंट में डिलीवरी नहीं हुआ तो मैं क्यों दूं? इसको बोलते थे BTST ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग। इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने खुद किया है पर्सनली, इट वाज अ गुड थिंग, बट बैन कर दिया गवर्नमेंट ने अगेन, बिकॉज जो सेबी है अपनी रेगुलेट बॉडी, वो किसी को भी अनफेयर एडवांटेज नहीं देती है, चाहे कोई एक्सपर्ट आया चाहे कोई नया आया उस चीज में। सेकेंड थिंग, अभी ऐसा कि अगर आपने सेम डे लिया और सेम डे सेल किया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट उसकी प्रोसेस वही होगी। आपको 1 दिन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ शेयर मिलेगा कि आपके अकाउंट में ये शेयर आ गया। आप सेल करोगे उसका भी आपको मिलेगा। आपने एग्जीक्यूट अभी कर दिया बट फिर भी तब मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज पे मैं आता हूँ। सर वो क्या मिल गया। क्या पहले कर सकते थे? T+2 इसलिए होता है कि कैसे बताऊं अभी, दो चीज, इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग आपने सुना होगा। इंट्राडे का मतलब क्या है? जब आपने सेम डे लिया सेम डे बेचा, उसके रूल्स उसकी मार्जिन अलग होती है। जो डिलीवरी लेते हैं उसकी उसके रूल्स उसका ब्रोकरेज भी अलग होता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लेट्स से अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया और आज ही लिया और इंट्राडे भी लिया, तो सिस्टम डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि मेरा इंट्राडे वाला कौन सा गया और ये वाला कौन सा गया? क्या यूएस? वो आ सकते हैं, बट ये इनिशिएटिव सबसे पहले इंडिया ने लिया। और अभी तो वो T+0 का भी ट्राई कर रहे हैं कि आपने आज लिया, एक्चुअली सेम डे सिर्फ नहीं दे सकते, उनका ये रूल है। सेम डे नहीं दे सकते क्योंकि इंट्राडे और स्विंग में फर्क पता चले, नेक्स्ट डे मिल जाता है। अभी मैं थर्ड चीज पे आता हूँ। सर आपने वो सर्टिफिकेट वाली बात बोली थी। हाँ, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर मिलता है, जैसे अपने मेरा बेच दिया खरीद लिया, तो ये क्या चीज है? आपके पास था ना उस टाइम तक। हाँ, इस पे भी आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जब हम कॉर्पोरेट एक्शंस कवर करेंगे ना अभी थोड़े टाइम में, तब आएंगे ये क्यों होता है। बताता हूँ मैं क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से एक कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे मेरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना या रिवॉर्ड देना या कुछ देना है। अब वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इस डेट से इस डेट के रेंज में जिसके पास ये शेयर था उनको ये बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट, अभी आज आपके पास शेयर नहीं है लेकिन कल था, बट उन्होंने रूल निकाला कि जिसके पास इस डेट में था उसको मिलेगा, तो वो देखेंगे उस डेट में किसको था और उसको वो बेनिफिट देंगे। इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स लगता है। पर्टिकुलर डेट पे होता है, मतलब जब डिविडेंड वाला होता है डेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। वो 3 डेट अनाउंस करते हैं। एक होता है एक्स डेट, और एक होता है डिविडेंड डेट, और एक कौन सी डेट, एक पोस्ट डेट होता है।
3 डेट होती है उसकी, एक एक्स डेट और एक डिविडेंड डेट होता है। तो एक्स डेट मतलब वो डिसाइड करते हैं कि इस डेट तक जिसके अकाउंट में शेयर था उसको डिविडेंड मिलेगा। एक होता है डिविडेंड डेट, मतलब उस दिन डिविडेंड मिलेगा। आपका शेयर होगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी उस दिन। 100 रुपीज का शेयर था, अगर उनको 20 रुपीज देना है तो उस दिन सेम डे शेयर की प्राइस 100 से 80 हो जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि 20 रुपीज डिविडेंड में मिले। ये अभी कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा, मैं कॉर्पोरेट एक्शंस पे आऊंगा तब आपको समझेगा। अभी मैं बेसिक से जा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होगा उतने बेसिक का। हाँ, जो डेट होती है जिसपे वो देखते हैं कि इसके पास है या नहीं, वो डेट पब्लिक थोड़ी होती है। पब्लिक होती है, इसमें हर चीज पब्लिक होता है। वैसे उसी डेट के साथ इसके लिए वो लोग 3 डेट निकालते हैं, एक्स डेट, डिविडेंड डेट और पोस्ट डेट। उनको पता होता है जिस डेट वो लोग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज अनाउंस किया कि लास्ट वीक तक जिसके पास शेयर था उसको बेनिफिट मिलेगा, तो आप आज जाके लास्ट वीक में थोड़ी शेयर खरीद पाओगे। अच्छा, मतलब हाँ, 4 बार भी देती है। वेदांता लिमिटेड, करेक्ट, वेद एल, आईटीसी है, कोल इंडिया है, हिंदुस्तान, देयर आर सो मेनी। हाँ, तो लेने वाले यही सोच के लेते हैं, उसका आप देखोगे शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती है, वो डिविडेंड ही देता रहता है। हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ, ये लोग बहुत आगे वाले स्टेप पे चले गए, इसके लिए जा रहा हूँ मैं। एक्सचेंज पे ही था अभी। हाँ एक मतलब वो पब्लिक बाद में करते हैं, वो एक्सप्लेट हो गई, मतलब हाँ उसके बाद पब्लिक करेंगे। हाँ, अनाउंस करेंगे। अभी बेसिक पे आ रहा हूँ, इन्होंने बहुत लास्ट के स्टेप का क्वेश्चन पूछा था, इसका समझ नहीं आया। अभी मैं आता हूँ टाइप ऑफ ट्रेड पे। अच्छा, एक्सचेंज समझ में आ गया सबको, बीएसई और एनएसई, यूएसए और इंडियन मार्केट में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। फिर मैं बोलूंगा तो फिर बहुत लोग को नहीं समझेगा। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अभी टाइप्स ऑफ ट्रेड पे आ रहा हूँ मैं। इसमें 9 टाइप्स होते हैं, ये आप नोट कर सकते हो वन बाय वन। फर्स्ट होता है इक्विटी, जो सबसे फेमस है। इक्विटी मतलब वही जो आपके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। अब इक्विटी में कैसा है, लेट्स से आप किसी कंपनी का नाम लो, चाहे टाटा हो चाहे रिलायंस हो। इक्विटी मतलब उसके फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स जितने भी है, टोटल जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, वो होगी उस शेयर की प्राइस। इक्विटी समझा, जो नॉर्मल आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या सेल कर सकते हो, जो आप सुनते होंगे कि रिलायंस का शेयर ले लो, इसका शेयर ले लो, वो इक्विटी में आता है। वो सब में ही होता है। ये इक्विटी मतलब जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, हिस्सेदारी खरीदते हो, पार्टनरशिप खरीदते हो। सेकंड पे आता है कमोडिटी। कमोडिटी इज नथिंग बट योर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉटन, जो भी मटेरियल चीज आप ले सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, वो कमोडिटी में आता है। और जब कमोडिटी में चीज आती है तब इस पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का आपने सुना होगा कि ये बढ़ गया, वो कम हो गया, वॉर हो गया, तो ये सब चीज तो कमोडिटी मार्केट पे ज्यादा असर पड़ता है उसका। थर्ड आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव सबसे फेमस एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसमें आपका निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। फॉरेक्स सुना है आप लोगों ने? हाँ, दैट इज फोर्थ टाइप, करेंसी एक्सचेंज, यूएसडी टू डॉलर, एयूडी, आईएनआर, करेंसी। नेक्स्ट पे आता है डेट मार्केट। ये शायद बहुत कम लोग को पता होगा। डेट मार्केट आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या इनके बारे में सुना है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो इसमें गवर्नमेंट बेसिकली आपसे लोन लेती है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि लेट्स से 2034 2037 इसके लिए लोन लेगी, एक फिक्स इंटरेस्ट आपको देगी। इसको बोलते हैं बॉन्ड्स या फिर डेट फंड्स भी बोलते हैं। हाँ, डिवेंचर का ही शॉर्ट फॉर्म है डेट फंड। नेक्स्ट टाइप इज म्यूचुअल फंड। या आई बिलीव सबको पता होगा या सुना तो होगा ही कम से कम, म्यूचुअल फंड। एक और आता है आईपीओ। आईपीओ टर्म सुना है आप सबने? अच्छा, आईपीओ कब प्लेस में आता है? कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है उसके पहले आता है। ठीक है, इसके लिए उसको उससे अलग कंसिडर करते हैं। सॉरी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीएसई में आप कम पे भी कर सकते हो आईपीओ। नहीं, हाँ, आईपीओ में कंडीशन ये कि अगर लेट से किसी कंपनी के 10% शेयर्स हैं जो मार्केट में है, वो 10% और लेके आ रही है, तो उसको आईपीओ फिर अगेन निकलता है उसका ऐड करने के लिए। नेक्स्ट टाइप इज अल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। ये सुना भी नहीं होगा, ज्यादा लोग करते भी नहीं, इंडिया में उतना फेमस नहीं है। ये बेसिकली मशीन से या एआई वगैरह समझ लो, उससे होती है ट्रेडिंग हाई फ्रीक्वेंसी पे। और लास्ट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, जो सबसे पहले बता दिया था मैंने, बीएसई टू एनएसई का। यहां तक क्लियर है सबको टाइप्स?
अच्छा, इसमें सारे टाइप्स हम यूज नहीं करते हैं, बहुत स्पेसिफिक टाइप्स ही है जो यूज करते हैं, जैसे इक्विटी और क्या एफएनओ आपने सुना होगा, करेंसी, म्यूचुअल फंड, इतना ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज्यादातर इक्विटी में ही चलता है मार्केट मोस्ट ऑफ द। ओके, अब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ वन बाय वन रिलेटेड टू स्टॉक, और ये भी बताऊंगा कि उसको ढूंढते कैसे हैं। कूल। ये वैसे डेफिनेशन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि अगर किसी को नोट करना हो या देखना हो तो समझ में आ जाए, बट इसमें से ज्यादातर आपको पता होते हैं ऑलरेडी। जैसे स्टॉक का मीनिंग तो आपको पता होता है, शेयर क्या होता है। इसमें नहीं होगा। इसमें होता तो है, नाइट मोड कहाँ पे आता है देखना पड़ेगा। नहीं, वही एक सेटिंग होता है कहीं पे, वो डार्क पे चला जाता है ऑटोमेटिक। ओके, ठीक है। ओके, स्टॉक का मीनिंग कितने कितने लोगों को पता है कि शेयर एग्जैक्टली क्या होता है? स्टिल लेट्स से अगर मेरी कंपनी 1 लाख रुपीज की है और अगर उसके 100 शेयर्स हैं तो शेयर की प्राइस क्या होगी एक शेयर की? 1,000, करेक्ट। स्टॉक इज क्लियर, राइट? सेकंड इज इक्विटी। इक्विटी इज नथिंग बट सेम, व्हाट इज योर पार्टनरशिप इन अ कंपनी। एक्सचेंज आई ऑलरेडी कवर। इंडेक्स, ओके। अब यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो एग्जैक्टली क्या है निफ्टी 50? टॉप कंपनीज का क्या, क्या वो खुद में कुछ वैल्यू है उसकी निफ्टी 50 की, वो कोई कंपनी है या फिर क्या है? ओके, करेक्ट, इट इज जस्ट एन इंडेक्स। नेम ही उसका बता रहा है कि वो सिर्फ एक इंडेक्स है, बताने के लिए। ब्रोकर, ब्रोकर अपने ग्रो सुना होगा, जीरोधा सुना होगा, और कौन कौन सा सुना है? एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल एंड शेर खान एंड। ओके, ब्रोकर्स में भी दो टाइप होते हैं मेन, एक होता है सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ब्रोकरेज कम लगती है, सर्विसेज कम मिलती है। जो सर्विस ब्रोकर होता है उसमें आपको ज्यादा मिलता है, मोतीलाल में ज्यादा मिलता है, शेर खान में ज्यादा मिलता है, उसके ब्रोकरेज भी हाई होते हैं इस वजह से। जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जिसमें आपको कम पैसे लगते हैं। अभी मैं आता हूं ट्रेडिंग टर्म पे। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको कौन कौन से टर्म पता है, कौन कौन से सुने हैं, नहीं पता। बुल मार्केट का मीनिंग किसको किसको पता है? ओके, बुल मार्केट मतलब शेयर ऊपर ऊपर जाना। बियर मार्केट इज अगेन शेयर नीचे नीचे आना। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सेम डे बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, इसका डिफरेंस पता है किसी को बाय एनी चांस? अच्छा, आप में से किसी ने ट्रेडिंग किया है पहले? कोई है एडवांटेज किसी के पास? कोई भी ट्रेडिंग किया है? लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, ये दो टर्म देखा है आपने कभी ऑर्डर लगाने के टाइम पे? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मार्केट मतलब अभी जो प्राइस चल रही है, करेक्ट। मार्केट में बेसिकली बिडिंग चालू होती है, मार्केट में बिडिंग हो रहा होता है, काइंड ऑफ ऑक्शन समझ लिया। जो भी शेयर का कोई प्राइस है उसमें देयर आर बायर्स जो बोलता है कि मुझे इतने पे खरीदना है, एंड देयर आर सेलर जो बोलता है मुझे इतने पे बेचना है। जब आप लिमिट ऑर्डर पे सेट करते हो तो इसका मतलब वो उतने अमाउंट पे बायर ढूंढ रहा होता है कि कौन है बायर या सेलर उस अमाउंट पे। मार्केट में जो भी करंट मार्केट होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस किसने सुना है? स्टॉप लॉस क्या होता है बेसिकली? अपन जो अमाउंट डाल के कम होता तो इतने पे आ गया तो वो सेल आउट हो जाएगा। बेस्ट थिंग अबाउट एफएनओ इज कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता, आप लगा नहीं सकते ट्रेड करने के टाइम पे। मैं आता हूँ उस पर बताऊंगा अभी, जब लाइव खोलेंगे ना हम 3 बजे तभी। इंट्राडे जब टाइम खत्म होने वाला रहता है तो अपने आप ही वो शेयर को बेच देता है। हाँ, नहीं वो स्टॉप लॉस नहीं है, वो तो ऑक्शनिंग है।
उस पर भी आएंगे अभी हम जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तभी। स्टॉप लॉस इज बेसिकली आप लिमिट सेट कर सकते हो कि मेरा शेयर नीचे या ऊपर इतना है, जब वो इतने अमाउंट पे आएगा तो ऑटोमेटिक सेल या बाय जो है एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, दैट इज स्टॉप लॉस इन बोथ द साइड। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर ये टर्म आप लोग ने शायद फेस नहीं किया होगा मार्केट में कभी, क्योंकि ये आया नहीं है बहुत सालों से। सर्किट के बारे में पता है, ओपन अपर सर्किट, लोअर सर्किट। बेसिकली आपके पास जो भी कोई भी स्टॉक है, अगर उसकी एक लिमिट होती है कि एक दिन में कितना गिर सकता है, कितना उठ सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का 10% है तो 10% गिरने के बाद उसकी ट्रेडिंग उस दिन रोक दी जाती है जब तक वो वहां से मूव नहीं हो। और 10% हिट हुआ लोअर सर्किट, इसका मीनिंग क्या है कि उसके सेलर ज्यादा है, बायर नहीं है कोई भी। करेक्ट, कोई खरीदने वाला नहीं है, सब बेचने वाले ही हैं, तभी तो स्टॉक नीचे गिरता है। करेक्ट। सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि एक टेम्पररी हाल्ट होता है ट्रेडिंग के बीच में, कि जब बहुत ज्यादा ही गिर गया मार्केट और उस टाइम पे अगर नहीं पता है कि क्या करना है तो एक्सचेंज खुद ही स्टॉप कर देता है। ये कब आया था? कोविड के टाइम पे, 28 या 21 मार्च, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। अब उस दिन का देखना कभी, जब एक ही दिन में 30-40% गिर रहे थे, तो वो कैसे गिरता है? 5%, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 5%, फिर 5 मिनट का ब्रेक, एंड सो ऑन। ये सिचुएशन बहुत कम ही आती है मार्केट में, ना के बराबर ही आती है। वो एक बार कोविड में आया, उसके बाद अभी बीच में तो नहीं आया काफी टाइम से। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उन पे आता है, छोटे स्टॉक पे, बड़े पे नहीं आता। सर ये जो मतलब फ्लक्चुएशन होता है एक तो न्यूज से होता है, वो जो उस हाँ रेट में हो रहा होता है आपके सामने, वो मतलब जैसे अपन बाय और सेल कर रहे होते हैं फिर उसके कारण होता है हाँ। फ्लक्चुएशन। अभी जैसे लॉकडाउन की न्यूज आ गई तो सबको लगा कि मार्केट गिरने वाला है, सबको ऐसा लगा, या फिर सबको मनी की जरूरत थी तो सबने ही सेल ऑर्डर लगाया, किसी ने बाय ऑर्डर किया ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाते गया जब तक बायर नहीं मिला। मतलब ये मैकेनिज्म उसके अकॉर्डिंग काम करता हाँ हाँ, जब बायर ही नहीं है और सेलर ही है तो वो नीचे नीचे जाते जाएगा। उल्टा भी काम करता है, अगर किसी शेयर की बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो सिर्फ बायर ही है, कोई सेलर ही नहीं है, तो फिर से वो ऊपर जाके रुक जाता है वहां पे। अभी इन्वेस्टमेंट टर्म्स के बारे में, डिविडेंड तो आपने सुना, अभी बोनस शेयर, राइट्स, बायबैक, ये सब नहीं सुना होगा। ठीक है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा कॉर्पोरेट एक्शंस में। नेक्स्ट कमिंग टू योर पॉइंट, जो आपने बोला पी रेशियो, और कौन कौन से रेशियो बोले थे? आरओआई, और कौन कौन सा था? ये इतना पार्ट एफ एन ओ का है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो आपको अभी नेक्स्ट 6 महीने 1 साल तक इसकी नीड पड़नी चाहिए। ठीक है, अब लाइव मार्केट पे आए। अच्छा, अभी तक यहां तक जो मैंने बोला इसमें किसको कुछ क्लियर नहीं है तो अभी पूछ सकते हो, बिफोर आई ओपन द रियल ऐप। है। सर्किट वाला जो रहता है ना, मतलब उस टाइम उसके बाद ही आया तो मतलब मान लो कि तो अपर सर्किट लग गया हम कहते हैं, हाँ, तो वो उसी दिन नीचे आता है या जब तक बायर नहीं मिलेगा तब तक नीचे नहीं आएगा, वो नेक्स्ट डे भी फिर लग सकता है, मतलब उसके बायर नेक्स्ट डे नहीं भी लग मिलेंगे सकता है। तो तब हाँ, जैसे लेट से अगर 1 महीने तक भी कोई बायर नहीं मिला ना, तो वो डेली 5% जाते जाएगा और उसमें आप सेल नहीं कर पाओगे जब तक बायर नहीं मिलेगा। और जो आप पेनी स्टॉक्स में सुनते हो ना कि ट्रैप हुए लोग, ऐसे ट्रैप होते हैं, आपको बहुत ऊपर मिल गया, आपने ले लिया, अब आप एग्जिट कैसे करोगे? आपके पास कोई बायर ही नहीं है। इसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा बड़े स्टॉक पे ट्रेड करना चाहिए, उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। सेकंड, एक और चीज आता है कि उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर मेरी कोई कंपनी 1 लाख रुपीज की है, लेट्स से आई एम एन ऑपरेटर, मुझे स्टॉक ऊपर या नीचे करना है मेरे फायदे के लिए, अगर मैंने उसमें 10,000 रुपीज डाला 1 लाख की कंपनी में, तो 10% ऊपर हो गया या मैंने 10,000 सेल किया नीचे हो गया, इट इज इजी टू ऑपरेट दैट। नाउ थिंक अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस एंड टीसीएस, विच आर लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैप। उसमें अगर मैं 1,000 करोड़ डालूंगा ना, तो भी उसका ग्राफ इतना भी नहीं हिलेगा। इसके लिए वो इतने स्टेबल चलते हैं और उसमें ऑपरेट नहीं हो सकता। 3 o'clock हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव एग्जांपल्स देखना। उसके पहले अभी हमने एक्सचेंज का जान लिया, इंडेक्सेस का भी जान लिया। अब अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक है तो उस पर हम स्टडी कैसे करें कि हमें पता चले उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंपनी अच्छी है या नहीं है। और रिगार्डलेस ऑफ ट्रेडिंग, उसके अलावा भी उस कंपनी के रिजल्ट्स या फिर जो भी हम देखेंगे अभी डेटा, वो बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी कंपनी इन फ्यूचर फॉर प्लेसमेंट, इफ यू वांट टू नो हाउ एग्जैक्टली देयर मार्केट साइज इज, किस फील्ड में वो एक्सेल है या किस में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे सिंपली। जियो की पेरेंट कंपनी कौन सी है? रिलायंस, वेरी गुड। रॉयल एनफील्ड, आइशर मोटर्स, ओके। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट क्या है? ये पेरेंट कंपनी है, एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, फेविकॉल, ओके।
अभी एक दो लेयर और जाते हैं। ये तो जो कंपनी पेरेंट कंपनी है उसका हो गया। ऑल्सो देर आर कंपनीज विच आर ऑपरेटेड बाय सम कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में भी काम करिए, डोमिनोज, पिज्जा हट, और कौन कौन से नाम ले सकते हो, मैगडी वगैरह। तो ये सब इंडिया में जिनके पास फ्रेंचाइजी होती है वो भी लिस्टेड होते हैं। डोमिनोज का आप बता सकते हो कि ऑपरेटिंग कंपनी कौन है इंडिया में? जुबिलेंट फूडवर्क्स, गुड। जुबिलेंट फूडवर्क्स वो कंपनी, अगर डोमिनोज में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उस कंपनी के स्टॉक में ऊपर नीचे होगा। सेम गोस फॉर पिज्जा हट, इट इज देवयानी इंटरनेशनल। स्टारबक्स की टाटा वो तो टाटा का ही है, बट वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। स्टारबक्स सीसीडी है लिस्टेड। जियो ने एक लाया था बीच में, जियो फाइनेंशियल सर्विस का, बट अभी तक आया नहीं उसका, जो आईपीओ आप बोल रहे हो सबसे बड़ा वाला, रिलायंस के साथ में। अच्छा एक और बताओ, जो पेप्सी है उसका कौन है इंडिया में? नहीं, अरे वो कॉम्पिटिटर है उसका। मैं पेरेंट कंपनी, मैं ऑपरेटिंग कंपनी पूछ रहा हूँ कि इंडिया में उसका कौन देखता है फ्रेंचाइजी पेप्सी का? वरुण बेवरेजेस है। अब ये नाम आपको पता होने इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि बहुत बार आप यू विल कम अक्रॉस द नेम ऑफ दिस कंपनी एंड यू विल नॉट नो व्हाट इट्स प्रोडक्ट इज, जबकि वो बहुत फेमस प्रोडक्ट हो सकता है। अगर मैं आपको देवयानी इंटरनेशनल ऐसे बोलूंगा आपको लगेगा यार ये तो बहुत लोकल कंपनी लग रही है, बट उसका प्रोडक्ट इट इज एक्चुअली ऑपरेटिंग अ हाई रेवेन्यू कंपनी। ओके, ये आपको कैसे आएगा? आप जैसे जैसे रहते जाओगे मार्केट में वैसे आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी स्टॉक के बारे में, लेट से कोई स्टॉक है उस पर आपको स्टडी करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। अब स्टार्ट कैसे करोगे? लेट से यू नेम एनी कंपनी जिसके बारे में आपको जानना है। एंड यार सब पेनी स्टॉक ही क्यों बता रहे हो? आरती इंडस्ट्रीज, गुड वन। आरती पावर एंड एमआरएफ। अच्छा, इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है? एमआरएफ। एमआरएफ है ना, उससे भी आगे निकल गया कोई? नहीं, 1,10,000 रुपीज। उससे ज्यादा कौन है? निकल गया क्या कोई आगे? और वही पूछ रहा हूँ कौन सा है? तो मैंने भी सुनी सर ऐसे कुछ आया था। ऐसे भी है बहुत सारे बड़े बड़े। एमआरएफ है, फिर देन वी हैव श्री सीमेंट्स, एक 3M करके है, सब 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे हैं। ये स्टॉक इतने बड़े हैं कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर अपने जैसे ट्रेड ही नहीं करते हैं इतने बड़े स्टॉक में, तो उसकी वॉल्यूम कम होती है बाय डिफॉल्ट। सर ये मतलब कुछ कंपनीज बड़ी है बट ये डिसाइड कैसे, मतलब कोई स्टॉक के इन्होंने कम ही स्टॉक शेयर्स निकाले, इसके बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, हाँ, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? क्या किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? मतलब जैसे TCS है उसका 4,000 का अप्रोच है, ठीक है, हाँ और वही बहुत सारे 100-200 वाले भी है, तो किस हाँ, basis तो पे वो decide अभी तो करते बताया था, शेयर प्राइस का था ना इसमें। हैं? नहीं, अच्छा, इसमें नहीं है क्या रेशियो डिवाइड बाय? ratio देखो तो लेट्स से अगर TCS का मार्केट कैप इज 1 लाख रुपीज, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक दूसरी कंपनी इन्फोसिस जिसका है 1 लाख रुपीज सेम। अब TCS ने डिसाइड किया कि मेरे मार्केट में मैं 100 शेयर ही लाऊंगा, तो उसके पर शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 1,000 रुपीज, करेक्ट। अब इन्फोसिस ने बोला कि नहीं मेरे को 2,000 लेकर आना है, सॉरी हाँ कितना, हाँ 200 शेयर्स लेके आना है, तो उसके 500 रुपीज हो गए। तो वो रेशियो होता है नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्वल टू योर शेयर वैल्यू। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया कि एनवीडिया 600 बिलियन लॉस हुआ, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 20% लॉस हुआ था, तो उसका मार्केट कैप कितना था? 5 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग। अब कोई कंपनी का नाम लो जो बड़ी कंपनी या फेमस हो, जो आपने सुना हो। नहीं, एसिड इन्वेस्टमेंट का रियल प्राइस उतना नहीं है, आप ट्रेड करने जाओगे आप ट्रेड नहीं कर सकते उसमें, एसिड इन्वेस्टमेंट्स में। वो एक एक्सेप्शनल स्टॉक है, मैं बताता हूं क्यों। 1,42,000 इसका, ये देखो वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, देर आर ओनली बायर्स एंड नो सेलर्स, कैन यू सी इट? तो कोई बेचने वाला नहीं, आप खरीदोगे कैसे? और ये 142 तो अभी हुआ, आई थिंक पहले तो कम था, काफी नीचे था। कब लिस्ट हुआ ये? सी दीज आर द सर्किट्स जो मैं बोल रहा था, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ऊपर जाते जाते नीचे आते आते स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स उस दिन ट्रेड हुआ ही नहीं है कुछ भी। जो ये दिख रहा है ना आपको, इस टाइम पे कोई सेलर नहीं था मार्केट में, सिर्फ बायर्स ही हैं, तो प्राइस बढ़ते 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 गई है वो। और उस टाइम पे कोई सेलर नहीं था यहाँ पे, तो गिरते गिरते गई। और अभी करंट आप देखोगे, अभी आपने देखा सेलर कितने थे? 0, करेक्ट।
सी इट इज स्टॉप देयर, कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है इसमें। तो इवन दो इसका शेयर प्राइस ज्यादा है बट आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए इसको एक्सेप्शनल केस बोलते हैं। ओके तो कैन आई टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस या टाटा या कोई बोलो, कोई बड़ी कंपनी बोलो, उसमें इजी होगा, जो आपने सुना हो बहुत अच्छी कंपनी हो। टीसीएस, ओके। अब उसके बारे में पता करना हमें तो कैसे करेंगे, जब आप गूगल करते हो किसी प्रोडक्ट को लेके, फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च फॉर लेट्स से सम फास्ट्रैक वॉच, गूगल को ऊपर में 4 टैग दिखता होगा आपको, ऑल, इमेजेस और क्या क्या दिखता है, शॉपिंग, न्यूज एंड वीडियोस, मैप, ओके लोकेशन डाला तो मैप, ठीक है। अब अगर मैं कोई शेयर डालूंगा, लेट्स से हियर आई पुट टीसीएस शेयर, ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब आ जाएगा फाइनेंस वाला। आप डायरेक्ट यहां पर भी देख सकते हो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको बेसिक वो पूरी डिटेल दे देगा, लेट्स से मार्केट कैप इज 14.28 लाख करोड़, पी रेशियो 52 वीक हाई लो, इट विल ऑल्सो गिव यू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ये देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेवेन्यू बढ़ा है 5.6%, नेट इनकम 11.96%। अब एक और रीजन है कि टीसीएस को इतनी अच्छी कंपनी क्यों मानते हैं, इवन स्टेक होल्डर से लेके सब लोग, दिखाता हूं मैं आपको, लेट्स से इफ आई गो टू फाइनेंस हियर, ओके, सी फर्स्ट थिंग इज इट्स मार्केट कैप, और मैं यहाँ पे बैलेंस शीट इसका नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये जो मेन डिटेल्स है यहाँ पे वो दी हुई है, आपका रेवेन्यू, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, और इसको मेजर करने का पैरामीटर क्या होता है वो देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना बढ़ा या घटा, और लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना बढ़ा या घटा, उस बेसिस पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंपनी आगे जा रही है, पीछे आ रही है, फिर क्या आ रही है। सो इफ यू सी कंपनीज लाइक टीसीएस, ये देखो आपको दिख रहा है ग्राफ, दिस इज 2020, 21, 22 में थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, 23 में अगेन बढ़ा हुआ दिख रहा है, 24 में अगेन बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो दिस आर द कंपनी जो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहती है, इसके लिए सबकी फेवरेट कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड्स, एफ आई जो भी हम आएंगे कवर करूंगा मैं वो भी टाइप में, उन सबकी नजर इन पे ही रहती है, सबके फेवरेट। और इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेट्स से इफ यू नेम कंपनीज लाइक टीसीएस एंड इवन विप्रो, इन्फोसिस, विच आर कंसिडर गुड कंपनीज, दे डोंट हैव एनी डेट्स, उनके ऊपर कोई लोन, बोरोविंग, ये सब नहीं होता। दे ऑल्सो हैव रियली गुड कैश सरप्लस, बहुत सारा कैश रिजर्व में है उनके पास, दे हैव रियली गुड प्लान्स गोइंग अहेड, तो इस वजह से वो प्रीफर करते हैं। अब अगर ये नंबर्स कम हो गए ना, क्या क्या दिखा रहा है, अच्छा इसमें वो दिख नहीं रहा है वो वैल्यू, आप इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं वो तो बहुत सारे वैल्यूज हैं इसके, अगर आप इस पे टीसीएस का ये भी सर्च करोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट, टीसीएस की ऑफिशियल साइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दिस इज ऑफिशियल साइट ऑफ टीसीएस। सी हियर आई विल फेच एनुअल रिपोर्ट, और लेट्स से Q3 रिपोर्ट का मैं निकाल रहा हूँ, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, सी हियर, इसमें सारे फिगर्स होते हैं कि कितना नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी आपको, टोटल इनकम। आप अगर कभी किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जाते हो ना, अगर आप ये देख के जाते हो तो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको इस रिजल्ट में ये भी देखने मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट से या फिर किस यूनिट से कितना ज्यादा पैसा आ रहा है उनके पास, या फिर कितना ज्यादा मार्जिन हो रहा है, कौन सी कंपनी में अभी डाउनफॉल चल रहा है। एक कंपनी के अंदर ही बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कोई अच्छा चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, वो भी आपको आइडिया आ जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बजाज लेते हो नाम, या फिर आइशर मोटर, उसका रॉयल एनफील्ड इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, हो सकता है उसके बाकी प्रोडक्ट से उनको उतनी अर्निंग नहीं आ रही हो, वो कहाँ विजिबल होगा, आपके रिजल्ट्स में, उस कंपनी के रिजल्ट में, एंड ये रिजल्ट्स पब्लिकली अनाउंस की जाती है। हाँ जैसे अगर आप टीसीएस का एकदम डिटेल खोलोगे ना, उसमें पहले तो आपको डोमेन वाइज दिख जाएगा कि बीएफएसआई से इतना आया, यूरोप से इतना आया, इंडिया से इतना आया, फिर प्रॉफिट मार्जिन दिख जाएगा कितना आया, नए क्लाइंट्स कितने आए वो भी दिख जाता है, कस्टमर वाइज भी आ जाता है।
क्लाइंट सेगमेंट वाइज आता है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसकी ऑफिशियल साइट पे ही होगा। जैसे आप tcs.com अगर खोल लोगे, इस पे देखो इन्वेस्टर रिलेशंस का टैब है, ये जो मैंने खोला है अभी, इन्वेस्टर्स रिलेशंस। इस पे वो स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सारी डिटेल देता है। अगर आप एक शेयर होल्डर हो या फिर इंटरेस्टेड हो तो उसके रिलेटेड जो भी डिटेल होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है देखना, जैसे टीसीएस शेयर मैंने किया था ना यहाँ पे। अच्छा चालू है, रुको। इफ आई सी टीसीएस शेयर, आपको ये समझा गूगल पे आप फाइनेंस में जाके कैसे देख सकते हो किसी भी शेयर का। ओके, एंड दिस इज बेसिकली चार्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से अगर मैं 1 ईयर का देता हूँ तो इतना रिटर्न दिख रहा है मुझे, कितना है 4.31% डाउन है 1 ईयर में। लेट्स से टुडे डेट इज व्हाट 12th फरवरी, तो ये 12th फरवरी 2024 से 25 तक का दिखा रहा है। इस रेंज को आप बढ़ा भी सकते हो 5 इयर्स मैक्स एंड सो ऑन। सी ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। ये जैसे आज का ये तो एक साल पहले तो उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से कंपेयर पर्टिकुलर डे के हिसाब से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो इसमें। लेट्स से मैंने 1 ईयर सिलेक्ट किया। अब लेट्स से मैं एक डेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, कर्सर के ऊपर डेट दिख रही है। लेट्स से मुझे देखना है 1st ऑफ अगस्त से अभी तक में कितना है। एक फिंगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सेकंड को मैं मूव कर लूंगा लेट्स से आज के डेट पे। देखो अब ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है कि कितना डाउन है, प्राइस वाइज दिखा रहा है कितना डाउन है, डेट की रेंज दिखा रहा है। ये डायरेक्ट गूगल पे अवेलेबल है, ये आपको बहुत ज्यादा कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और इसके जो बेसिक रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका शायद अभी ये देखो, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। ये कौन डिसाइड करता है? जो आपके फर्म्स होते हैं इन्वेस्टर्स, गोल्डमैन सैश और कौन, ब्लैक रॉक या मॉर्गन या जो भी है इन्वेस्टर्स बड़े एचएनआईस एफआईएस, वो क्वार्टर रिजल्ट आने के पहले प्रेडिक्शन देते हैं कि अकॉर्डिंग टू अस इतना इतना होना चाहिए। और अगर वो बीट करता है, कंपनी उसके ऊपर निकल जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट में उसके रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं और वो बढ़ता है उस हिसाब से। अभी टीसीएस का देखो 0.03% से मिस किया इसने, किसमें, ईपीएस में, और रेवेन्यू में 0.88%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये कंसिस्टेंट कंपनी है, बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट नहीं देती है, बट कंसिस्टेंट, स्टेबल और रिलायबल कंपनीज होती है। कोई और कंपनी का देखना आपको ऐसे ही? हाँ, लार्ज कैप, इसका मार्केट कैप बहुत हाई है ना, 14.26 लाख करोड़, इतनी लार्ज कैप कंपनी है। अब आपको 10-15 करोड़ वाली भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा, आप में से कितनों ने गाना.com सुना है कभी, या ऐड देखा है? सुना है? रिसेंटली वो बिका है, पता है आपको कितने में बिका है? 25 लाख। इतना कम, इतनी फेमस कंपनी इतने कम में, कोई रीजन बता सकता है इसका क्या होगा? उस पर लोन बहुत ज्यादा था। तो जब आप कंपनी खरीदते हो तो उसका लोन भी आप ही लेते हो। ऐसे और कौन सी कंपनी? यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, वीआई वोडाफोन आइडिया, और रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी वाला, और एयरटेल नहीं, एयरटेल तो बड़ा है काफी। जाने के बाद बाइजूस लिस्टेड नहीं था शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याहू अगेन, या गुड एग्जांपल। 3 बजे, ओके। अभी मैं आपको ट्रेडिंग का एग्जांपल दूंगा एक दो, उसके बाद हम आएंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, मतलब प्रमोटर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो जब तक मैं शेयर ढूंढ रहा हूं तब तक आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, 1 मिनट के लिए। अच्छा ओके, बिफोर यू डूइंग होमवर्क, अकॉर्डिंग टू यू इंडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग किसके पास होगा, सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास होगा इंडिया में? कंपनी वाइज नहीं, पर्सन वाइज मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सबसे, आपने झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला सुना है? हाँ, तो ऐसे कौन सा एक पर्सन या कौन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं अभी के टाइम पे, सबसे ज्यादा अमाउंट के? एनी गैस? किसी का भी नाम लो, अंबानी के पास भी हो सकता है, क्या पता। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमेशा वही रहा है, पूरे बहुत सालों से वही एक ही पर्सन है, जो मतलब नॉट पर्सन बट काइंड ऑफ, यू कैन से एन इंस्टीट्यूशन और समवन हु ऑलवेज हेल्ड द मोस्ट नंबर एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ शेयर्स। नहीं, कितना है उसका आप चेक करोगे एक बार, शेयर कितने हैं, कितने अमाउंट के हैं उसके पास? अच्छा चलो, आप डायरेक्ट गूगल ये मत करो कि सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, आप कोई पर्सन का नाम सोचो, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, उसका सोच के एक बार सर्च करके देखो कितना है, फिर लास्ट में मैं जिस पर्सन का मैं बता रहा हूँ उसका सर्च करके आपको दिखाऊंगा कितना। बिरला का, ओके। एनीवन एल्स? 2 मिनट का टाइम ले लो, ढूंढो, डायरेक्ट ये सर्च मत करना कि सबसे ज्यादा किसके पास है।
बट इफ यू थिंक कि किसी इंस्टीट्यूशन के पास हो सकता है या किसी म्यूचुअल फंड वाले के पास हो सकता है, गिव इट अ ट्राई। कितना है उसके पास अमाउंट? 6417 ओके, नेटवर्थ नहीं, शेयर्स किसके पास है? ओके ओके, लीव इट। मतलब जैसे अंबानी खाली रिलायंस के नहीं सबके। हाँ हाँ, अंबानी भी चलेगा, अंबानी के पास उससे ज्यादा है, इवन दो ही इज नॉट अ ट्रेडर, बट उसके पास शेयर्स सबसे ज्यादा अमाउंट के हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलॉन मस्क ऑफ कोर्स फेमस है, वो इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन फॉर अ रीजन। ओके, लेट मी सर्च इट फॉर यू। ओके, हियर इट इज। ये देखो, ये है अमाउंट सबसे बड़े शेयर होल्डर का इंडिया में, एंड ये इट इज नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली बट यस, उनके पास एक्चुअली होता है। आप किसी भी कंपनी का, अच्छा एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना भूल गया, ये देख लिया आपने अमाउंट कितना है? इट इज 35 लाख करोड़। इतने अमाउंट के शेयर है उनके पास, उनके एक साइन से इतना ट्रेड हो सकता है। हाँ, उससे ज्यादा इनके पास है शेयर होल्डिंग। टीसीएस में भी इनकी होल्डिंग है, मैं वही दिखा रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं टीसीएस शेयर खोल रहा हूँ, अच्छा क्या, सी हियर, इसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स हमने देखे। एक तो गूगल से मैंने आपको दिखाया कि कैसे देखना है। एक और चीज आप जा सकते हो moneycontrol.com पे, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंड फाइंड इट डेटा फॉर लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस साइट। यहाँ पे आप नीचे नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको देखो ये मिलेगा बिग शार्क इन्वेस्टर्स। बिग शार्क मतलब जिसका बहुत बड़ा अमाउंट हो। अभी टीसीएस में एसबीआई ग्रुप का 1.36% है इक्विटी। ऐसे आप हर कंपनी का देखोगे तो उसमें किसी ना किसी कंपनी का रहता है। अब ये हमने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि टीसीएस में एसबीआई का भी पार्टनरशिप हो सकता है, करेक्ट? ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप आईसीआईसीआई देखोगे, सी अगेन इसमें एसबीआई ग्रुप का 8% है इसमें इक्विटी, एचडीएफसी का 3.67% है। अब हम समझते हैं इनको कि ये लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, करेक्ट? बट देखो सब एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका उसमें इनका उसमें। ऑल्दो दिस बॉडीज आर डिफरेंट, एसबीआई ग्रुप इज अ बिट डिफरेंट देन एसबीआई बैंक, करेक्ट? अब मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्या दिखाने वाला था, बड़ी चीज इसमें एक आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सी, ये दिख रहा है आपको? प्रमोटर कहाँ है इसमें? नो डेटा फॉर प्रमोटर, क्या? अब दोनों कंफ्यूज हो क्या किसी चीज को लेकर? नहीं, अरे सब मत देखो, बहुत फिर ये फील करेंगे। सी दिस आर द रिजल्ट्स आई वाज टॉकिंग। ये आपको दिखा है मैंने, करेक्ट? रेवेन्यू का है ये, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नाउ दिस इज इनकम स्टेटमेंट। इफ यू सी इट्स इनकम स्टेटमेंट, इसमें भी आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। कहाँ गया? 2022 का है। हाँ हाँ, इसमें 3 टाइप आते हैं, उसमें मैं अभी आऊंगा कि टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सी गाइस, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, देखो ये इनका नेट प्रॉफिट है, ये दिख रहा है आपको? मार्च 2021 22 23 24, सी देयर नेट प्रॉफिट 32,000, ये करोड़ में है। देन अगेन 32, देन 38,000, देन 42,000, देन 46,000। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, इसके लिए लोग बड़े बड़े पैसे डालते हैं इन कंपनीज में। एंड दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें प्रमोटर जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये एक्चुअली टीसीएस के पास उनका खुद का कितना शेयर है वो है। ये है प्रमोटर होल्डिंग विच इज रफली 71.77%। मार्केट में एक बड़ी चीज होती है, अगर प्रमोटर खुद अपने शेयर होल्डिंग कम कर देना, बाय एनी चांस बेचे, उसको बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज मानते हैं, क्योंकि उनको बोलना होता है कि जब तुम्हें अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है, दैट मींस देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन कंपनी। तो इन कंपनीज का एक चीज पे ध्यान रहता है कि ये कभी कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही हैं। सी इट्स 71.77% कंसिस्टेंट अक्रॉस, या
एंड बायबैक दैट्स व्हाई इज कंसिडर गुड न्यूज, क्योंकि बायबैक में कंपनी खुद ही बोलता है कि हमारे इतने शेयर है मार्केट में बट वी कैन सी समथिंग बिग, सो वी विल बाय इट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, थोड़े अपर प्राइस पे ही हो जाता है। सी दिस इज दैट इज 23 क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो। हाँ, इट विल अगेन गो टू 72.41 ये अभी आने वाले इसमें। और ये जिस टाइम चेंज हुआ दिख रहा ना आपको दिसंबर से मार्च 24, इस टाइम पे अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो वो भी कम हुआ होगा, जैसे दिसंबर टू मार्च 24 है ना, इफ आई शो यू। हाँ, और कंपनी ने जैसा आपने बताया ये होल्ड करके रखते हैं सर, ये होल्ड करके रखते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं तो 71 पॉइंट। ओके लेट्स से अगर आपकी कोई कंपनी है, कुछ भी नाम दे दो, आपने डिसाइड किया कि अभी मेरी कंपनी की मार्केट प्राइस होनी चाहिए 1 लाख करोड़ रुपीस, आपने डिसाइड किया। अब आपने डिसाइड किया कि मैं उसको लिस्ट कर रहा हूँ मार्केट में। लिस्ट मतलब आप क्या चाहोगे कि मैं मेरे कंपनी के 10% पार्टनरशिप के बदले में, क्योंकि मैं मेरे कंपनी का वैल्यू कितना बता रहा हूँ 1 लाख करोड़, तो मैं 10,000 करोड़ रुपीस लेके 10% पार्टनरशिप लोगों को दे दूंगा, दैट इज आईपीओ। तो कंपनी ने लेट्स से 10% ही लिस्ट किया है मार्केट में, तो बाकी के 90% तो बाय डिफॉल्ट उनके ही पास है ना, वो बाद में बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, वैसा है। मतलब उनके पास इन फॉर्म ऑफ कैश या ऐसे नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे आर होल्डिंग द राइट्स, 90% उनका है ऐसा। दूसरी तरीके से आईपीओ निकालते लगे तो जब कंपनी लिस्ट कर ली है, हाँ, बाद में उनको शेयर्स कम होकर में जब उन्होंने आईपीओ निकाला तब भी तो प्राइस कम हो गई। किसकी? जो एग्जिस्टिंग शेयर है? मान नहीं, लो उसका एक कैलकुलेशन होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनकी प्राइस इतनी हो जाएगी और जो नया होगा उसकी इतनी होगी, बट उसकी प्राइस वैसे भी कम नहीं होगी ना। लेट्स से अगर मार्केट में 100 शेयर्स हैं मेरे, मैं और 100 डाल रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में 10% पार्टनरशिप भी तो दे रहा हूँ अपनी कंपनी की। पर सर ये ऐसा नहीं हो गया कि कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में दे रही है तो हाँ, नेगेटिव नहीं होता, बहुत नेगेटिव होता है, उससे प्राइस कम तो होता है। कितनी कंपनियां डीलिस्ट भी हो जाती है। वेदांता लिमिटेड एग्जांपल दिया था अभी किसी ने, उसका आप सर्च हिस्ट्री सर्च करना, उसने ये किया था ये काम। इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ डीलिस्टिंग बट नहीं हुआ। आप कुछ पूछ रहे थे? ऑप्शन, यार एक्चुअली ऑप्शन चेन थोड़े एडवांस लेवल की चीज है, और ये जेनरिक क्लास में मैं एक साथ समझाऊंगा तो इनके ऊपर से जाएगा। अब चाहो तो इसके बाद मिल लेना मेरे से, मैं समझा दूंगा उस टाइम पे। इट इज अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे मैंने क्लास लिया, कि बहुत सारे लोग को बेसिक से बताना है इसके लिए। ऑप्शन चेंज, आपको कितना एक्सपीरियंस है, मतलब ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है ऑलरेडी? तो फिर ऑप्शन चेन में क्यों जाना है यार, वो तो लास्ट स्टेप होता है, इसलिए ऑप्शन चेन में जाना है क्या? ओके, वेयर वाज आई? ओके, इट्स 3:09, द परफेक्ट टाइम। ओके, दिस इज माय डैशबोर्ड। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, चाहे आपका ग्रो हो, एंजल ब्रोकिंग हो, जो भी हो, 19-20 को सेम ही दिखता है आपका प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों ट्रेड बताने वाला हूँ, इंट्राडे भी, डिलीवरी भी और उसके एग्जिट भी। अच्छा, मार्केट का टाइमिंग आपको पता है किसी को? शेयर मार्केट कितने बजे खुलता है, क्या होता है? 9:15 टू, सॉरी कमोडिटी आप बोल रहे हो क्या? 8:45? नहीं नहीं, दैट इज अगर आप देखोगे ना 9:07 पे फ्लक्चुएशन होना चालू होता है प्री ओपनिंग। उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डे के आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे हैं वो सेटलमेंट होते हैं 9:07 पे, फिर वो स्टॉप हो जाता है वहां पे। 9:15 को वापस मूवमेंट चालू होता है और एक्चुअल ट्रेडिंग 9:15 से चालू होता है। अगेन ये कब तक चलेगा? 3:30 तक। फिर एक होता है पोस्ट मार्केट सेशन, हाँ वो 4 तक चलता है, 3:40 से लेके 4 बजे तक चलता है। इसके लिए मैंने ये एग्जैक्ट टाइम लिया कि इसमें तीनों चीज मैं आपको दिखा पाऊँ। इसमें एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू टेक इट ऑन थर्सडे, इट वाज प्लान्ड, दैट्स व्हाई आई बॉट अ शेयर यस्टरडे, ताकि वो डिलीवर हो जाए मेरे अकाउंट में। बट मैंने वो कल खरीदा था ये सोच के, बट आज ही सेशन ले रहे हैं तो डिलीवर नहीं हुआ है, बट इट इज स्टिल शोविंग T18। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? T18 दिख रहा है यहाँ पे। ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मैंने 8 शेयर लिए हैं, लेकिन ये डिलीवर नहीं हुए अब तक मेरे पास। ये कल खरीदा था मैंने, 8 शेयर डिलीवर नहीं हुए इसके लिए मुझे, लेकिन ये होल्डिंग में दिख रहा है। होल्डिंग मतलब ये मैंने कल लिया था, डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन है मेरे पास। मेरे पास इसके राइट्स है पूरे, मैं इसको सेल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आई हैव द राइट्स। ओके, अभी पोजीशंस में क्या आता है, लेट्स से नेम एनी स्टॉक, कोई बड़ा वाला ही बोलना था कि लॉस ना हो जाए मेरा भी। आरती वन ऑफ माय फेवरेट्स,
काफी, कल्याण ज्वेलर्स, पेनी स्टॉक, कोई बड़ा स्टॉक बताओ यार। CDSL, ओके। एंड जो सबसे बड़ा कंपनी बताएगा मैं उस पे करूंगा इंट्राडे, आप बता दो फिर। नहीं नहीं, आई डोंट हैव मनी। HDFC, SBI, okay, let's do Infosys or Tata Elxsi. Tata Elxsi is again comparatively smaller to Infosys, or let's say we do on Infosys. अच्छा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि आपको पेरेंट कंपनी का नाम पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो भी कभी कभी चलता है। कोई कोई कंपनीज उनके प्रोडक्ट के नेम से भी फेमस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी मान्यवर, नेम ऑफ द स्टॉक इज वेदांत फैशंस, बट यू कैन सर्च विद मान्यवर एंड इट विल स्टिल गिव यू रिजल्ट्स। सेम गोज फॉर Naukri.com, सुना होगा आप सबने। रियल नेम क्या है उसका? इन्फो एज है। ओके, तो ऐसे चलता है। आप कभी कभी प्रोडक्ट सर्च करोगे आ जाएगा वो। क्रोमा नहीं आएगा, क्रोमा नहीं आएगा। ट्रेंट आ जाएगा, इट इज अगेन इन निफ्टी 50। ट्रेंट, ट्राइडेंट भी आ जाएगा, ट्राइडेंट भी आ जाएगा। अच्छा, पेटीएम की पेरेंट कंपनी पता है किसी को? हाँ, 197। ओके, नाउ लेट्स डू विद इन्फी। इन्फोसिस का एब्रीविएशन है वो इन्फी। अभी देखो यहां पे मैं एक मिनट, मैंने टाइप्स ऑफ ये लिए हैं क्या? इक्विटी वगैरह हो गया था ना। अच्छा, आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बाय कर सकते हो मार्केट में? इक्विटी तो मैंने बताया। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स आपने सुना है? ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म होते हैं आपके, इस पे आप म्यूचुअल फंड से लेके ईटीएफ से लेके बॉन्ड्स तक सारी चीजें खरीद सकते हो। अभी है ऐसा, एक टाइम पे ऐसा नहीं था, 1-2 साल पहले तक। अभी नए इन्वेस्टर्स आए तो उसके लिए फिर उनको करना पड़ा। 313, ओके। सी, अभी मैं यहाँ पे पहले वॉल्यूम देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये बड़ी कंपनी है तो एनी टाइम इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट होंगे, कभी भी अगर मैं खोल दूं इसको तो। क्या सर ये क्या है ये? हाँ, ये बीडिंग चालू है, जो मैंने बोला ना, बीडिंग चल रही है। मतलब ये बायर्स बता रहे हैं कि देखो ये 2 ऑर्डर्स लगे हुए इतने अमाउंट पे कि मेरे को इतने रुपीस में ये खरीदना। अगर ये सेम अमाउंट के सेलर मिल जाएगा ना तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी हो रहा है कंटिन्यूअसली। अच्छा, इतने ऑर्डर बाय के लिए, उतने ऑर्डर सेल के लिए। हाँ, अगर आपको डिफरेंस देखना है तो वी कैन गो फॉर, ओके रुको, उस पे मैं बाद में जाता हूँ, पहले ट्रेड करता हूँ। सी, अभी यहाँ पे नहीं बंद होगा, टेंशन मत लो। देखो इस पे वैल्यू भी लिखी है लोअर सर्किट की और अपर सर्किट की। 1688 पे जाएगा तब लोअर सर्किट लगेगा, मतलब है बहुत लंबा है, इसको 10-15% है। अब यहाँ से फंडामेंटल टेक्निकल्स भी देख सकते हो, बट लेट्स से इफ आई गो टू बाय, ओके, बिफोर बाय लेट मी ओपन द चार्ट। चार्ट रीडिंग बहुत ज्यादा, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको आता होगा, बट एटलीस्ट यू कैन प्रेडिक्ट ना कि हाँ यहाँ से यहाँ गया मतलब बड़ा ही होगा स्टॉक, करेक्ट? या फिर यहाँ से ये ऐसे गया है, यहाँ से ये ऐसे नीचे गया मतलब गिरा है स्टॉक। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, लेट्स से अगर मुझे बाय करना है ये स्टॉक, व्हाट इज द करंट प्राइस? इट इज 1863 ऑन द राइट कॉर्नर। मैं डिसाइड करता हूँ इसको बाय करने का। अब जैसे ही मैं इसके बाय पे जाता हूँ ये मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देगा। सी, फर्स्ट जो हमने सीखा था बीएसई और एनएसई, करेक्ट? दोनों के प्राइस में डिफरेंस दिख रहा है कुछ अराउंड 1 रुपी, हाफ पैसे या जो भी वो डिफरेंस है। दोनों में से मैं कहीं से भी खरीद सकता हूँ। लेट्स से मैंने बीएसई सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें ये मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है आपको, रेगुलर, एएमओ, आइसबर्ग, 3 चीजें हैं। रेगुलर का मीनिंग क्या है? रेगुलर का मतलब है कि ये आपको जो मार्केट टाइमिंग है 9:15 से 3:30, उसके बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट जो होगा वो रेगुलर में आएगा आपका। अभी हम उस टाइम फ्रेम पे हैं तो ये हमको रेगुलर में ऑर्डर करने दे देगा। अब रेगुलर में भी लेट्स से इफ आई डिसाइड द क्वांटिटी, अच्छा पहले लॉन्ग टर्म का लेके बताऊं या इंट्राडे का? ठीक है, ओके। इंट्राडे में आपके पास एक एडवांटेज होता है जो मैंने बोला, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्राडे एंड डिलीवरी। इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर मेरे पास 5,000 रुपए तो मैं 25,000 तक के शेयर खरीद सकता हूँ। कंडीशन ये कि मेरे को सेम डे फिर वो निकालना भी पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, आप में से कितने लोग ट्रेड कर चुके हैं पहले भी? आई थिंक वी हैव गुड नंबर फॉर दैट। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैंने इंट्राडे में कोई स्टॉक लिया है, 5 स्टॉक लिया है, एंड आई डिसाइडेड टू नॉट डू इंट्राडे, मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ लंबे टाइम के लिए, कैन वी डू इट? व्हाट इज द कंडीशन? क्या क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है इस पे, क्या कंडीशन है? अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कुछ अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो? एक ही कंडीशन है, पैसा होना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है तो वो सीधा बोलेगा आप 5 टाइम्स मार्जिन तो आप रख लो, नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई डिसाइड द क्वांटिटी एज 2, अगर मैंने इसको 5 किया
ठीक है, ये रेगुलर पे लगा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लॉन्ग टर्म दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको अमाउंट ये, अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हुआ है क्या, ओके सी, ये बता रहा है कि मुझे अभी इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए डीमैट अकाउंट में, तभी मैं ये ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा, विच इज नथिंग बट 18 × 5, अगर मुझे रेगुलर होल्ड करना है, लंबा होल्ड करना है तो। बट इफ आई डिसाइड टू डू इंट्राडे, इंट्राडे में मार्जिन कितनी है 5 टाइम्स, मैं इसको जैसे इंट्राडे करूंगा, सी मैं 1800 में इसके 5 शेयर्स खरीद सकता हूं आज के लिए, कंडीशन ये कि मेरे को आज ही बेचना पड़ेगा, और लेटर ऑन अगर मैं डिसाइड करता हूं इसको कन्वर्ट करने का, मैं कर सकता हूं, रुको लेट्स मी बाय इट फर्स्ट। ओके, इसको स्टॉप लॉस के साथ लगाऊं या किसके साथ लगाऊं, इसमें वो नहीं आ रहा है क्या, ओके या हियर इट इज, एनएससी। स्टार्टिंग में याद है मैंने बोला था बीएससी में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, एनएससी में ज्यादा होता है, इसकी वजह से एनएससी में एक और चीज आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, रेगुलर, आफ्टर मार्केट एंड आइसबर्ग। एनएससी में एक और चीज देगा मुझे, ये होगा कवर वाला और एमटीएफ वाला। ये एमटीएफ एक फीचर है जो ब्रोकर के द्वारा दी गई होती है। एमटीएफ में क्या होता है कि आप ब्रोकर से इंटरेस्ट पे लोन लेके ट्रेडिंग कर सकते हो, ताकि आप लॉस करो और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, इंटरेस्ट के थ्रू भी और ऐसे भी। आफ्टर मार्केट ऑर्डर कब लगेगा, जब 330 का विंडो क्लोज हो गया, 340 मार्केट ओपन होगा, 340 to 4 के बीच में मुझे बाय करना है तब। आइसबर्ग अगर मुझे बैचेस में खरीदना है तो एक बार में 5 नहीं खरीद के एक एक करके लेना, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इतने इतने रुपीज पे जैसे जैसे बढ़ेगा एक एक को लेता जाए तब। अब ये आता है कवर वाला जो मैं नॉर्मल लगाता हूँ इंट्राडे पे। कवर में आपको स्टॉप लॉस के साथ आपका ऑर्डर लगता है, मतलब जैसे अभी 1862.7 चल रहा है, आई कैन डिसाइड कि लेट्स से इफ इट ड्रॉप्स बिलो 1860 तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ताकि मेरा लॉस नहीं हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या हुआ, हाँ वो भी होता है, दोनों साइड चलता है वो। इसमें जब भी हम ऑर्डर करते तभी आया था, लेट्स से अगर मैं डीमार्ट कर लूं, स्टॉप लॉस एक और होता है इसमें, कहाँ गया वो, ओके रुको यार, पहले ये बाय कर लिया, इसको तो निकालने दो, तो लॉस बढ़ेगा क्या। हाँ अभी देखो मैंने ये आज ही खरीदा है, करेक्ट, अभी आपके सामने, इसका T+1 कुछ भी हुआ नहीं है, ये कहाँ दिखेगा, पोजीशन में, करेक्ट। अच्छा पोजीशन से पहले मैंने कवर ऑर्डर लगाया था आपके सामने स्टॉप लॉस के साथ, दैट मीन्स मैंने 2 ऑर्डर प्लेस किया, एक बाय का जो एग्जीक्यूट हो गया, स्टॉप लॉस का ऑर्डर मेरा अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, मेरे ऑर्डर में मैं जाऊंगा तो दिख जाएगा, ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है बाय का, एक ओपन ऑर्डर है सेल का, बाय डिफॉल्ट वो लगा हुआ है 1860 पे, ओके 3 रुपए ब्रोकरेज में ही जाएगा उतना। सेल कैसे हो गया ये, एक मिनट, सेल कैसे हो गया, अच्छा स्टॉप लॉस ट्रिक हो गया क्या, अच्छा ओके दोनों एग्जीक्यूट हो गया, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेता हूँ। कोई और स्टॉक बताओ कोई, नहीं ना, 4 रुपया ना ब्रोकरेज निकल गया, सीडीएसएल होगा मेरे पास, अच्छा ओके ट्रिक क्वेश्चन, विप्रो का फुल फॉर्म कौन बताएगा बिना गूगल किए, बिना गूगल किए, सरप्राइजिंग है बट अच्छा है, इट इज वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल, रिफाइंड ऑयल, हाँ वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल, पहले नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। तो कभी सोचा आपने ये सब्जी तेल के नाम पे आईटी कंपनी का नाम कैसे पड़ गया, एक्चुअली उसके जो मेजर इन्वेस्टर्स थे स्टार्टिंग में वो फार्मर्स थे, जो आज मिलियनर हैं ऑफ कोर्स, जो किसान थे जिन्होंने पैसा लगाया था उसमें, उनके नाम पे रखा था वो, हाँ बहुत पहले करती थी वो उस टाइम, बट उसका मेजर आईटी की वजह से बहुत बढ़ गया, लोग जानते हैं आईटी की वजह से, बट उसका बाकी अभी भी है प्रोडक्ट। अच्छा ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता दिया, जीटीटी क्या होता है कोई बताएगा जिसने ट्रेडिंग किया, करेक्ट। देखो लेट्स से अभी मार्केट 1235.55 ये अमाउंट है इसका सीडीएसएल का, अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, मैं 1200 में ही खरीदूंगा,
अब मैं दिन भर मार्केट खोल के बैठा नहीं हूँ, डेली डेली देखूंगा नहीं, तो मैं एक जीटीटी अगर इस पे लगा दूं, ये प्राइस पूछेगा मुझसे, स्टॉप लॉस, टारगेट, वैलिडिटी, आईओसी, जीटीटी मतलब इसमें अगर मैंने अमाउंट डाल दिया 1200 और एक वैलिडिटी डाल दी कि 1 मंथ तक, दैट मीन्स 1 मंथ के अंदर जब भी मेरा स्टॉक 1200 पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। कहाँ थे हम, बाय द वे वी वर बाइंग राइट, क्या नहीं, दोनों आप चूज कर सकते हो, नॉर्मली नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन आपको दे देगा कि ये हिट हो गया, आपको चाहिए तो बाय कर दो ऐसा। ठीक है, मैं 5 सीडीएसएल ले रहा हूँ अभी, कवर ऑर्डर लगा हूँ, स्टॉप लॉस नीचे ले रहा हूँ ताकि ये हिट ना हो, एटलीस्ट 1230 ले रहा हूँ, इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, सर्विलेंस पी रुको यार, ये सर्विलेंस में टीसीएस ले लेता हूँ। सर्विलेंस मतलब उसके स्टॉक बहुत लास्ट दिन में बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे गए, हाँ, तो जो सेबी बोर्ड है उसने उसको मॉनिटर पे रखा है अभी, तो आप जब भी उसको एग्जीक्यूट करने जाओगे तो प्रॉम्प्ट देगा कि इस पे ऑलरेडी चल रहा है, मॉनिटरिंग चालू है, तो आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो, यू कैन स्टिल प्रोसीड बट अवॉइड करोगे तो बेटर है उस टाइम पे। ठीक है, मैं टीसीएस ले रहा हूँ 5, इसका स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 39 17 या 16, ठीक है, ओनली टिल 3:20 PM, अच्छा ओके 3:20 PM हो गया, कूल। ठीक है, अभी इंट्राडे ऑर्डर तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ओके एनीवे, एक जो हमने एग्जीक्यूट किया था इन्फोसिस वाला, ठीक है, इसका क्या होता, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, मैंने जो सेल ऑर्डर डाला था 1863.50 पे हो गया वो। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस काम कैसे करता है, अगर 100 पे है, मैंने स्टॉप लॉस 90 रुपीज पे लगाया, तो सेल होने का 90 पे बिकेगा, कंपलसरी नहीं है, 90 पे जाके आपका बिड प्लेस होगा, जो यहाँ पे आ रहा था ना बिड, कहाँ गया वो, ये बिड पे आपका आ जाएगा, अगर सेलर मिला तो उस प्राइस पे कर देगा, या फिर उसके इंस्टेंटली बाद जो भी प्राइस होगा उस पे एग्जीक्यूट करेगा। हमने स्टॉप लॉस नीचे लगाया था, आपको याद होगा कितने पे लगाया था मैंने, 60 पे लगा था, बट एग्जीक्यूट वो 63.50 पे हुआ है, पता है क्यों, 60 पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे आया था, बट तब तक वो प्राइस वापस 63.50 चल गया, तो उसने वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो आइडियली मेरा लॉस होना चाहिए था, बट 4 रुपीज ऊपर ही निकल गया वो। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 1850 भी जा सकता था वो। अब ये होने के बाद ओके, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ना, इंट्राडे इसका चालू है क्या चार्ट, ये 320 पे क्यों होल्ड हो गया आज, हाँ वो अच्छा ओके, चालू है, चालू है, ट्रेड चालू है। सेकंड, ये मैंने रिलायंस का जो कल लिया था आपको मैंने बताया, ये अभी मेरे होल्डिंग में है, और ये इंट्रा, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, नहीं तो इसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता था, पे सेल में आता, अभी तो खैर है नहीं मेरे पास, नो प्रॉब्लम। अभी लेट्स से आई वांट टू सेल दिस, सेल के टाइम पे भी ये सेम ही ऑप्शन देगा मुझे कि एनएससी में बेचना है या बीएससी में बेचना है, अभी मैं देख रहा हूँ एनएससी में कंपेरेटिवली ज्यादा है, कुछ पैसे का फर्क है, इसमें भी आपको ऑप्शन सेम ही मिल जाता है, वैलिडिटी टिल डे, मिनट्स, या फिर जो भी है स्टॉप लॉस का, इसको मैं डायरेक्ट सेल करके भी सेल कर सकता हूँ करंट प्राइस पे, अभी ये मार्केट प्राइस पे, इसको लिमिट प्राइस भी आप डाल सकते हो कि कितने पे सेल करना है। अच्छा, ये भी स्टॉप हो गया T1 वाला, सी यहाँ पे आ रहा ना, BTST विल नॉट बी अवेलेबल, दैट मीन्स ये डिलीवर्ड नहीं है अभी मेरे पास। एक और चीज होता है, अभी ये ट्रेड क्लोज, नॉर्मल क्लोज हो गया, अभी आफ्टर मार्केट खुलेगा अपना 340 को, वहां पे अगेन आई कैन प्लेस द ऑर्डर, एंड ऑल्सो उस टाइम पे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑक्शन, ऑक्शंस, दैट मीन्स अगर मैंने इंट्राडे में, ओके, इंट्राडे का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, कितने लोगों को पता है शॉर्ट सेलिंग, कितने लोगों को पता है यहाँ पे टर्म, नहीं पता, ओके, सी बाइंग का तो हमें पता है कि लेट्स से आई वांट टू बाय स्टॉक, तो मैंने खरीदा, फिर वो ऊपर गया तो मुझे फायदा और नुकसान हुआ, क्या हम स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं रिवर्स साइड में, अगर मुझे लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो उससे हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, सेल करके फिर जब नीचे जाएगा फिर लोअर प्राइस में। okay, I will give you an example, let's say there is a vendor, or like let's say I am selling something, I am selling 10 pens, आप सुबह में मेरे पास आते हो 10 पेन लेने के लिए, आप बोलते हो कि मैं आपसे 10 पेन्स अभी बोरो कर रहा हूँ, आपको शाम को 10 पेन दे दूंगा एज इट इज, कैश की बात नहीं हुई कि इतना पैसा दूंगा इतना नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको आपके पेन एज इट इज रिटर्न कर दूंगा, एक दिन की बात है।
आप सुबह मुझसे पेन लेके जाते हो, 10 रुपीज का है वो पेन उस टाइम पे, और आपको लग रहा है कि मार्केट दिन में 12 रुपए का वो पेन बिकेगा, आपने 12 रुपए में बेच दिया, वापस वो 10 रुपए का हुआ शाम को जाके, आपने फिर 10 रुपए में 10 पेन खरीदे और मुझे रिटर्न कर दिया। करेक्ट, मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया, आपने जितने लेकर गए थे रिटर्न कर दिया, जो बीच का प्रॉफिट था वो आपने कमाया। इसका अदर वे राउंड भी हो सकता है, आपने 10 पेन्स लिए 10 रुपीज पर ईच में, मार्केट में गए तो वहां पे 8 रुपए का बिक रहा, आपको बेचना पड़ा सस्ते में, फिर जब आपने खरीदने के लिए गए शाम के टाइम तब वो 10 रुपए का हो गया वापस, अगेन यू आर इन लॉस। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में कैसा होता, लेट्स से अगर मैं इसको सेल ऑर्डर पुट करता हूँ इंट्राडे में ही, इंट्राडे, तो ये क्या करेगा, अभी करेंटली ये मेरे पास है नहीं स्टॉक्स, किसके पास है, एक्सचेंज के पास है, मैंने अपने नाम पे उसको बोला कि सेल कर दो, मेरे नाम पे बिकवा दो, तो मेरे को उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा कभी। तो जब वो ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी, दैट मीन्स मुझे वो बाद में सस्ते में मिलेगा, तो मैं उससे बेनिफिट कमा पाऊंगा। ये स्मॉल में था कि क्या होता है शॉर्ट सेलिंग। हाँ, सेल में आप एक्सचेंज से बोरो करते हो, सेल कर देते हो कि हाँ मैंने भी बेच दिया, बाद में शाम को खरीद के दे दूंगा वापस, ऐसा। अब शाम को ऊपर है नीचे है, या दिन में जब भी ऊपर नीचे है जब भी, तो हो जाएगा। अब इसमें ऑक्शन का कंडीशन कब आता है, लेट्स से मैंने सुबह ले तो लिए स्टॉक, सेल कर दिए मार्केट से फॉर एग्जांपल इंट्राडे में, और अभी तक मैंने उसको एग्जिट ही नहीं किया, मेरे ऑर्डर्स को 3:30 बजे मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, और मुझे देना तो है उसको। तो एक्सचेंज क्या करेगा पता है, उस टाइम पे ऑक्शन में जितने भी प्राइस पे वो शेयर अवेलेबल होंगे उतने में खरीदेगा वो, और आपके अकाउंट में डालेगा। जैसे 100 रुपीज का चल रहा था, ऑक्शन में 110 रुपीज का चल रहा है, तो भी वो खरीद लेगा, और बिल आपके नाम पे फाड़ेगा कि भाई तुमको देने थे मेरे को, तुमने दिया नहीं, तो हम ऑक्शन से लेके दे रहे हैं, ऐसा। और इसका फायदा आपको कब मिलता है, जब आपके पास होल्डिंग ऑलरेडी कोई स्टॉक हो, जैसे अभी मेरे पास ये तो इसमें है, T18 में है, तो ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं बिट्स में जाके ऑक्शंस में जाऊं, कब खुलेगा ये, 2:30, 2 मिनट रुको खुलेगा। 2 मिनट के बाद क्या होगा, जिन लोगों ने कवर नहीं किया था इंट्राडे के, अपने बाय या सेल के एग्जीक्यूट नहीं किया ट्रेड अब तक, उन स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना ऑक्शन में अपना स्टॉक बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। अच्छा नहीं, ऑप्शंस 2:30 to 3 o'clock ही चालू रहता, मार्केट क्लोजिंग के जस्ट पहले। अभी आफ्टर मार्केट खुलेगा 2:40 o'clock। ओके, दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो मैं बात कर रहा था। अब देख लो 2027 का 6.64% इंटरेस्ट पे है, 34 का 6.79 एंड सो ऑन। इसमें भी बिड लगता है या नहीं, इस पे बिड होता है, जैसे मैं प्लेस बिड करूंगा ना, स्वाइप कर दूंगा तो हो जाएगा वो सबमिट। इसमें आईपीओ भी आता है, जैसे अभी देखो करंटली ये आईपीओ, अच्छा आईपीओ इन जनरल 14 to 15,000 के रेंज में ही होता है, नई आई हुई आईपीओ। अभी जैसे मैं ये हेक्सावेयर खोलूंगा, अप्लाई करूंगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अप्लाई पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे इसका ये दिखा है 14,688, वहां पे 14 to 15,000 की रेंज में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, वो उसका लॉट साइज बड़ा रहता है, उसका लॉट साइज बड़ा रहता है। इसमें टाइप भी आता है, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर एम्प्लॉय की तरह भी डाल सकते हो। ओके, अभी देखो आईपीओ में नहीं, ऐसा नहीं होता। आईपीओ मोस्टली जो होता है वो लॉटरी सिस्टम के ऊपर चलता है। अब ये आपका प्रेडिक्शन ऑफकोर्स बढ़ा देता है, अगर मैं 10 अकाउंट से डालूंगा तो मेरे चांसेस ऑफकोर्स ज्यादा होंगे, एक से डालूंगा कम होगा, तो बस वही चीज है बाकी। हाँ हाँ हाँ, ये करेक्ट है। एक्चुअली मिलना होगा तो मिल जाता है, एक से भी नहीं मिलना होगा तो आप कितना भी करोगे नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलता। जो अच्छे होंगे वो जल्दी हाथ में नहीं आते हैं, कुछ कुछ का होता है जिसका अलग होता है। एक बहुत स्ट्रेंज आईपीओ आया था, IRCTC, ये आया था 2018 के अक्टूबर या कभी। तो उन्होंने आईपीओ कैसा निकाला था पता है, उनके इसमें था जो सबसे ज्यादा पैसा पहले लेके आएगा हम उसको पहले देंगे स्टॉक। लेट्स से उन्होंने आईपीओ निकाला 1000 करोड़ का, कोई पार्टी आके बोली कि ये लो 500 करोड़ का मुझे स्टॉक दे दो, तो उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनका नंबर ही नहीं आया लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े पैसे लेकर बैठे थे। ऐसा हर केस में नहीं होता है, बट किसी किसी केस में होता है। मोस्ट ऑफ द केस में लॉटरी सिस्टम ही चलता है रैंडमली। ओके, तो अभी लाइव के चक्कर में कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने नहीं किया था, वो मैं अभी करूंगा क्योंकि 3 o'clock हो गया था, लाइव कर रहा था। अपने इंट्राडे का एग्जीक्यूशन देख लिया कैसे होता है। होल्डिंग्स का भी अभी तो कर नहीं पा रहा हूं मैं, 240 ये भी कर पाऊंगा। अभी पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट पे मैं आना चाहता हूँ। 2:30 नहीं बंद होता इंट्राडे, 3:15। अपना कितने बजे बंद हो गया था?
3:30 वो मार्केट क्लोजिंग टाइम है ना, इंट्राडे का मीनिंग है कि सेम डे के पहले वो क्लोज होना। सेम डे है तो 6 बजे तक भी चल सकता है। नहीं, सेम डे मतलब सेम वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स वैसा। सभी मतलब कंट्रीज में ऐसा ही होता है कि इंडिया में नहीं नहीं, हर जगह ऐसा होता है, उनके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, मार्केट के टाइमिंग का भी एक एक्सेप्शनल डे है, जैसे नॉर्मली 9:15 to 3:30 होता है। साल में एक दिन ऐसा था जब वो 7 to 7:30 या क्या टाइम रहता है, मुहूर्त ट्रेडिंग, दिवाली के दिन, उस टाइम आधे घंटे के लिए वापस खुला रहता है वो। और उस टाइम भी करने वाले इंट्राडे कर लेते हैं आधे घंटे के लिए, और लॉस करके फिर दिवाली खराब ही जाती है ज्यादातर लोगों की। हाँ, वो स्पेशल डेज होता है जब कुछ अलग आ जाएगा तो। और नहीं, डीमेट में है नहीं तो लॉस कैसे होगा, वो पहले ही पैसा मांग रहा है ना आपसे। हाँ तो, हाँ देखो मैंने वही बोला, जैसे अभी इन्फी आपन ने लिया था 1865 रुपीज मैंने रखे थे, तब उसने मेरे को 5 शेयर दिए थे। अगर मैंने खुद से सेल नहीं किया होता तो भी ईओडी में, मैंने बोला ना, वो ऑक्शन में सेल करके आपके खाते में डाल देता हूँ। और बाय द वे माइनस में भी दिखता है अपना अकाउंट कभी कभी, मेरा खुद का था, मैंने अभी डाला है ताकि यहाँ पे सबके सामने ना दिख जाए। सी, अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, शेयर के प्राइस बढ़ने या गिरने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? एक तो न्यूज हम सबने बोला, कंपनी के रिजल्ट्स भी हमने देखे, और क्या रीजन हो सकता है? लॉट्स ऑफ बाइंग, ओके, वेरी टेक्निकल आंसर। वो वही हो गया ना यार, मतलब शेयर अगर किसी भी रीजन से गिरे दैट मींस लॉट्स ऑफ सेलिंग इज हैपनिंग। किसमें किसमें? ओके, हाँ, बुक वैल्यू अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये रेशियोज पे मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी वेर लैकिंग टाइम, और मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता था चीजों को, ताकि वो पूरा ही ऊपर से। क्या मतलब, नहीं समझ। हाँ, पार्टिसिपेंट्स, ओके, उसी पे आ रहा हूँ मैं। ओके, देयर आर मल्टीपल रीजन शेयर के कम या ज्यादा होने के। एक तो न्यूज मैनिपुलेशन, अगेन ऑपरेटर्स, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? कंपनी के एग्जांपल नहीं है, अगर कोई ऐसा कंपनी इसका ज्यादा कैपिटल होना हो, वो एक ही बार में खुद से ही सेल करवा सकते हैं और वो बाय करवा के उसके मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ आपका, उसका नाम है, ओके, आई वांट समवन टू सर्च वन थिंग। हाँ, बट उसने मतलब उस टाइम पे वो चीज इलीगल नहीं थी, उस पे भी मैं आऊंगा, रेगुलेशन एंड एथिक्स, जो अपना अगला टॉपिक है। लक्स इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है, सबने सुना होगा, लक्स साबुन तो देखा ही होगा। उसके साथ क्या हुआ था, उनके जो सीईओ या थे टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप देख रहे हो शेयर्स 1480 से 4000 तक लेकर गए थे ये लोग। 1 सेकेंड, यहाँ पे होगा, सी हियर इट इज। ये कहां तक, 4500 तक दिख रहा है आपको जाते हुए? कहां से गया था ये देखो, ये कितना है प्राइस वहां पे, 1000 से 4000 लेकर चले गए। कोई गूगल पे न्यूज करके देखो एग्जैक्टली क्या न्यूज थी इसकी, लक्स इंडस्ट्रीज का ये डालना, लक्स एग्जीक्यूटिव शेयर, बस इतना डाल देना, वो आ जाएगा। उसमें क्या था, जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मैनिपुलेशन किया था, ऐसे रिजल्ट्स कुछ अलग दिखाए थे, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो पंप करके लेकर गए। ये सेम चीज जो हर्षद मेहता ने किया था उसके टाइम पे, सेम चीज उसने किया। अब हुआ क्या, यहाँ पे जाके वो न्यूज पता चल गई, उसके बाद क्या हुआ, वो चीज आ गई अपने एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे जिस पे आना चाहिए थे, और कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई, वो अलग। ऐसा बड़ी कंपनी के साथ हो सकता है क्या? कोई बड़ी कंपनी का आप एग्जांपल दे सकते हो कि जिसके साथ ऐसा हुआ हो कि एग्जीक्यूटिव है, ऐसे किसी चीज पे नाम आया हो, कुछ हुआ और उसकी वैल्यू फटाफट फटाफट नीचे चली गई हो? एसबीआई गुड एग्जांपल, विजय माल्या ऑफ कोर्स, और पीएनबी नीरव मोदी, और अडानी का। ओके, अडानी का लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि उसने कुछ किया है अप एंड डाउन, इसके लिए उसका प्राइस जाते 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 जा रहा है। एंड इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू गिव, बुक वैल्यू से उसका शेयर प्राइस डिफर बहुत ही ज्यादा कर रहा है, मतलब 250-300% का डिफरेंस था एक टाइम पे, ऐसा था। बट उसको आज तक कोई जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसके लिए वो चल रहा है। एक एग्जांपल वही है जो हमने अभी जस्ट ट्रेड किया है, जिसका नाम है इन्फोसिस। 2018 या 17 के अराउंड उसके जो सीईओ थे, उनके ऊपर नारायण मूर्ति ने एक एलिगेशन लगाया था कि वो मैनेजमेंट में कुछ तो कर रहे थे जो उनको नहीं पसंद था। ये सिर्फ न्यूज आई बाहर, कंपनी के रिजल्ट्स पे, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था, कंपनी के प्रोडक्ट या किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन सिर्फ एक न्यूज की वजह से उसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई थी। गो बैक टू सी हियर इट इज, ये गैप दिख रहा है आपको बीच में, जो इतना ज्यादा ये गैप दिख रहा है, एक दिन में हुआ ये 775 से डायरेक्ट 650।
इस दिन न्यूज आई थी उसके कि सीईओ पे एलिगेशन लगा नारायण मूर्ति ने, वन डे में हुआ ये। विशाल सिक्का, हाँ उसके साथ हुआ था ये। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी होता है। किसके साथ? ये है इस दिन मैंने ट्रेड किया था बाय द वे, ये है 2019 के अक्टूबर का। टीसीएस जैसी कंपनी में हो सकता है क्या? सारी बड़ी कंपनीज में हुआ है ऐसा कभी ना कभी। टीसीएस में रिसेंटली साइरस मिस्त्री, क्या नाम था उनका, जब जिस दिन उनका डिसीजन हुआ था उस दिन पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो हमने डिसाइड किया कि जो बातें हम कर रहे थे कि किन चीजों की वजह से शेयर प्राइस अप या डाउन होता है, न्यूज तो होता ही है, कंपनी के रिजल्ट वगैरह तो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पब्लिक का सेंटीमेंट उस कंपनी के ऊपर। कंपनी पूरे लॉस में जारी होगी, अगर सेंटीमेंट अच्छा ना तो ऊपर ऊपर जाते जाएगा रिगार्डलेस, और सेंटीमेंट खराब हो गया, कंपनी अच्छी जा रही होगी तो भी वो नीचे जाएगा। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो जो सेंटीमेंट पे बढ़ा है या फिर घटा है? मैं आपको एक, हाँ हिडेनबर्ग गिर गया था और वापस अभी न्यूज आया तो वो ऊपर चला गया। एक आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम पे, डू यू रिमेम्बर कोविड सेकेंड वेव, जब ऑक्सीजन सिलेंडर का सीन चालू था, याद है? उस टाइम पे जो नॉर्मल एक और चीज हुआ था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ गए, नए नए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गए, तो मार्केट फिर ज्यादा वॉल्यूम वहां पे उसके हिसाब से चल रहा था। एक कंपनी है बॉम्बे ऑक्सीजन नाम की। ओके, जब कोविड सेकेंड वेव आया ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, मैं आपको दिखाता हूं उसके साथ क्या हुआ। बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट्स, बॉम्बे ऑक्सीजन, ये देखो, ये 24 का नहीं 22, सी हियर, ये आ नहीं रहा है मेरे चार्ट पे। इस दिन कोविड का सेकेंड वेव आया और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी। ये कब का है देख लो, अप्रैल 2000, कब का है ये, 2021, ठीक है, कोविड के टाइम पे। अब क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड आई तो लोगों को क्या लगा, ऑक्सीजन के शेयर्स बढ़ेंगे, सेंटीमेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन की तरफ अच्छा हो गया। यहां से देखो कहां पे गया, वो आ भी नहीं रहा मेरे इस पे। इट स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 रुपीज एंड वेंट अप टू 25,000 रुपीज। और कितने दिन में गया वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 21 दिन में पैसा डबल। सुना ना, वो 10 दिन में हुआ था उस टाइम पे। लेकिन 10 डे के बाद लोगों को क्या पता चला पता है, कि ये ऑक्सीजन कंपनी नहीं है, इस कंपनी का सिर्फ नाम है बॉम्बे ऑक्सीजन। इस कंपनी का सिर्फ नाम है बॉम्बे ऑक्सीजन, एंड ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बहुत छोटी एकदम मामूली कंपनी है। और उसके बाद क्या हुआ, लोअर सर्किट, वापस जहां से निकला था वहां पे आ गया वापस से। और ये लोअर सर्किट का मतलब पता है, कोई भी बायर नहीं था, सिर्फ सेलर थे। ये लाइव देखा है हमने बॉम्बे ऑक्सीजन। मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स जो नए आते थे ना मार्केट में, वो कॉल करते थे, भाई बॉम्बे ऑक्सीजन भाग रहा है। क्यों? तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, बट कंपनी का सिर्फ नाम ऑक्सीजन है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक भागते भी है, और जब रियलाइजेशन होता है तब यहाँ पे होता है, और लोगों का वो लॉस सोचो कितना हुआ होगा जिसने वहां पे लिया होगा। एक और एग्जांपल, 2021 वाज कॉल्ड अडानीज ईयर। उसमें अडानी के स्टॉक बहुत ज्यादा भागे थे। आई नॉट श्योर 21 या 22, दो में से एक साल। और हाँ, बट ये भी कि जब इतना प्रेडिक्टेबल होता तब वो जाता नहीं है। अडानी अब इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। एक सेकंड एग्जांपल मैं देने वाला हूँ, 2022 में टाटा के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गए थे। टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर। जब टाटा ने बोला था ना हम ईवी लॉन्च कर रहे हैं, जब ईवी आ रही थी, बहुत गए थे। अब उस चक्कर में क्या हुआ, पब्लिक का टाटा की तरफ सेंटीमेंट बहुत अच्छा हो गया। टाटा की एक कंपनी है जिसका नाम है TTML। दिस इज टाटा टेली सर्विसेज, ठीक है। ये कब की बात है, 2021 की। 21-22 स्टार्ट होते होते शेयर की प्राइस क्या थी, 50 रुपए का। ये अभी इसके पहले और कम था। ओके, दिस इज 2021 अप्रैल। शेयर प्राइस इज गोइंग अराउंड, कहा गया, 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था ये उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे टाटा के लिए लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत हाई हो गए थे, क्योंकि टाटा मोटर्स ईवी वगैरह बहुत कुछ ला रही थी। और ये टाटा की कंपनी है, बट ये बहुत अच्छी खासी लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका अगर आप बैलेंस शीट, मैंने इसलिए पहले दिखाया कि वो देखना होता है, वो एकदम पूरा लॉस में अच्छी तरीके से। बट बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स ये स्टॉक 10 रुपए से 300 रुपीज तक जाते गया कंटिन्यूअसली अपर सर्किट में, बैक टू बैक। फिर बाद में जाके जब लोगों को होश आया, टाटा के बाकी ये कंपनीज भी कम हुए, तब वहां से फिर वो वापस नीचे आया, और अभी करंटली इट इज स्टिल ऑन 68 रुपीज।
सी हियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट न्यूज ड्रिवन भी हो सकता है, रिजल्ट ड्रिवन भी हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं। एक और चीज इसमें आती है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। अभी हाँ, क्योंकि वो पॉलिसी भी चेंज करते हैं और उसकी वजह से सेंटिमेंट भी चेंज होता। जैसे अगर कल को या फिर आजाद को नरेंद्र मोदी आ जाए टीवी पे और आके बोल दे कि कोई भी उल्टी सी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई दम नहीं है पर फॉर एग्जांपल, और वो बोल दे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे फ्यूचर दिख रहा है, अगर उसने बस ये एक सेंटेंस बोल दिया ना, तो बस कल फिर वो बैंक ऑफ बड़ौदा जाते 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 वो जाते जाएगा। इसका इंडिया में कम बाहर ज्यादा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल डोजी कॉइन के बारे में सुना है आपने? किस बेसिस पे भागा था वो? इलॉन मस्क। सिर्फ उसने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है, बस वो जाते गया और पूरा चला गया, वो लैग्स में एंड सो ऑन जाते गया। अभी इसकी वजह से मैं आता हूँ सेकंड टॉपिक पे, मेरे मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक पे, विच इज पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट थिंग आता है वो होता है प्रमोटर, खुद कंपनी का ओनर। जैसे रिलायंस कंपनी में रिलायंस खुद प्रमोटर है या अंबानी प्रमोटर है, जिसके पास आइडियली सबसे ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए इक्विटी का।